वापस उस ठंडी और बर्फीली हिडन स्टेज के भीतर जीवू के जादुई जूते उस जमी हुई जमीन पर अजीब सी आवाज क्रैकल कर रहे थे। उस पूरे सेंट्रल एरिया के चारों तरफ बर्फ का एक बेहद खूंखार और हिंसक बवंडर घूम रहा था, जो इस बात का सबूत था कि वह बॉस मॉन्स्टर अब अपनी पूरी ताकत के डोमेन क्षेत्र में आ चुका है। लियो जून ठंड से कांपते हुए चारों तरफ देखता है और कहता है, ये बवंडर साधारण नहीं है। वो डायन यू युन से चुराए गए आइस माना का इस्तेमाल करके इस पूरे इलाके को और ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना रही है। लियो जून ठंड के इस भयानक प्रकोप के आगे बेबस महसूस कर रहा था। वो थर थर कांपते हुए सोचता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह यहां ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तभी अचानक जीवू आगे बढ़ता है और एक बेहद गर्म ओवरकोट लियो जून के कंधों पर डाल देता है। जीवू मुस्कुराते हुए कहता है, ठंड से बचने के लिए इसे पहन लो, राहत मिलेगी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जीवू ने पहले ही इस हिडन स्टेज के बर्फीले मौसम का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने बाजार से सर्दियों के ये महंगे इक्विपमेंट्स खरीदकर अपने जादुई स्पेस पॉकेट में छिपाकर रख लिए थे। लियो जून उस जादुई स्पेस पॉकेट को देखकर दंग रह जाता है और हैरानी से पूछता है, जीवू, तुमने इतना महंगा आइटम खरीदने के लिए पैसे कहां से जुटाए? जीवू बड़ी लापरवाही से जवाब देता है, अरे वो सब स्टॉक मार्केट का कमाल है। इसके बाद जीवू उस पोर्टल जैसी पॉकेट से अपने लिए भी एक गर्म कोट बाहर निकाल लेता है। तभी बवंडर के बीच कुछ दूरी पर उन्हें चो यो यून खड़ी दिखाई देती है। उसे सही सलामत और होश में आते देख लियो जून चैन की सांस लेता है और कहता है, शुक्र है वह ठीक है, हमें बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों छात्र उस बर्फीले तूफान को चीरते हुए उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं। जीवू सदमे में चिल्लाता है, लियो जून! पूरा अरीना अचानक एक भयानक ब्लास्ट से दहल उठता है। बर्फ की परतों से घिरी और उस डायन के वश में आ चुकी चो यो यून उनके सारे हमलों को हवा में ही ब्लॉक कर देती है। उसके पीछे छिपी वो खूंखार घोस्ट विच जीवू के क्विक रिएक्शंस को देखकर हैरान होती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ, तुम कीड़ों के साथ खेलने में मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा है। उसी पल जीवू के सामने उसकी सिस्टम स्किल चमक उठती है, जो उसे वश में आई चो यो यून के भीतर छिपे जानलेवा इरादे से सावधान करती है। जीवू तुरंत लियो जून को आगाह करते हुए कहता है, हमें यो यून की जान बचाने के लिए हर हाल में उस घोस्ट विच को जड़ से खत्म करना होगा। वह डायन यो यून के शरीर को किसी बेजान कठपुतली की तरह जकड़े हुए उसके दुर्लभ आइस माना का स्वाद ले रही थी। वो घमंड में चिल्लाती है, एक बार जब मैं इस लड़की की पूरी ताकत सोख लूंगी तो मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली एंटिटी बन जाऊंगी। इसके बाद वह अपनी खूंखार नजरें उन दोनों लड़कों पर टिकाती है और कहती है, अब तुम दोनों की बारी है। जीवू अपनी जादुई समझ का इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि चूंकि वह डायन एक अनडेड प्रेत आत्मा है, इसलिए वह लियो जून के लाइट एट्रीब्यूट मैजिक के सामने बेहद कमजोर साबित होगी, भले ही इस वक्त हालात उनके लिए कितने ही खतरनाक क्यों न हों। हालात को समझते ही लियो जून बिना एक पल गंवाए रोशनी की एक बेहद तेज किरण बीम बनकर हवा में तैरता हुआ सीधे उस डायन पर हमला करने के लिए रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता है। वहीं जीवू नीचे जमीन पर रहकर उसे पूरा बैकअप सपोर्ट दे रहा था। जीवू आसमान से गिरते हुए बर्फ के बड़े बड़े ढेलों से खुद को बचाते हुए अपनी पोजीशन सेट करता है। वो मन ही मन संकल्प लेता है कि जब तक वो डायन यो यून के शरीर के भीतर मौजूद है, उन्हें बेहद सावधानी से लड़ना होगा ताकि यो यून को कोई आंच न आए। कहानी का बैकग्राउंड यहाँ ये साफ करता है कि चो यो यून, जो आमतौर पर फर्स्ट ईयर की रैंक 1 और एक बेहद टैलेंटेड मैनिफेस्टेशन टाइप मेज है, इस वक्त उस घोस्ट विच द्वारा अपने ही साथियों के खिलाफ एक जिंदा हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। अगले ही पल कदमों के नीचे की बर्फ एक धमाके के साथ फटती है और वह सम्मोहित लड़की पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है। वो विरोधी ताकतों के बर्फीले ब्लास्ट को चीरते हुए आगे बढ़ती है। जीवू नोटिस करता है कि चो यो यून हवा में छलांग लगाते हुए अपने हाथ में बर्फ की एक चमकीली तलवार तैयार कर रही है, जो इस बात का सबूत था कि उसकी एबिलिटी एक एनहेंसमेंट टाइप जादू में बदल चुकी थी। ये देखकर कि वे इस वक्त दुश्मन पर सीधे हावी नहीं हो पा रहे हैं, जीवू तय करता है कि फिलहाल उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जितना हो सके खुद का बचाव करना और सही मौके का इंतजार करना। लियो जून उस सम्मोहित लड़की के वार को अपनी तलवार पर रोकता है, जबकि जीवू तुरंत नीचे डाइव लगाते हुए उस फाइट को एक थरी वे मेली में बदल देता है। वो डायन अचानक पीछे हटती है और सीधे जीवू की तरफ झपटती है, जिसके चलते उन दोनों के बीच जमीन से बर्फ की नुकीली चट्टानें बाहर आने लगती हैं। वो वश में आए लड़की अपनी चमकती हुई बर्फ की तलवार को कसकर भींचती है और अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करती है। लेकिन लियो जून भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी तलवार से रोशनी की ऐसी जादुई लहरें, आर्क्स ऑफ लाइट, छोड़ता है जो यू यून के उस बर्फीले हमले के परखच्चे उड़ा देती हैं। यू यून उस जमी हुई जमीन पर पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है, जबकि लियो जून अपनी स्वॉर्ड वेव्स से उस पर लगातार दबाव बनाए रखता है। उस डायन के वश में आ चुकी चो योई एक कुटिल मुस्कान के साथ लियो जून पर ताना मारती है, क्यों?
तुम अपनी इस तलवार को चलाने में इतनी ढील क्यों बरत रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दिखने में एक छोटी सी मासूम लड़की हूं? वो उसके इन हमलों को कमजोर बताते हुए एक भयानक शैतानी हंसी हंसती है और अपनी पूरी डेमोनिक पावर के साथ एक बार फिर सीधे उन पर हावी होने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बनाए बर्फ के ऊंचे ऊंचे खंभे चारों तरफ से इन दोनों को घेरने लगते हैं, जिससे लियो जून और जी वू बर्फ के नुकीले कांटों से बने एक संकरे होते पिंजरे के भीतर खुद का बचाव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यो युन पर नजर बनाए हुए जी वू नोटिस करता है कि उसका अटैक और डिफेंस के बीच स्विच करने का यह तरीका बेहद तेज है और उसका आइस एट्रीब्यूट यहाँ के वातावरण के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा चुका है। जी वू लगातार होते इन बर्फीले हमलों से खुद को बचाता है, लेकिन वह इस बेरहम बौछार को देखकर हैरान था। तभी एक और नुकीली बर्फ की चट्टान सीधे उसके पैरों के पास से बाहर आती है, जिसने इस बर्फीले मैदान के शिकंजे को और ज्यादा कस दिया था। वो पीछे मुड़कर देखता है कि बाहर जाने का रास्ता अब बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारों से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। चारों तरफ से बर्फ के भालों से घिर जाने के बाद जी वू समझ जाता है कि उनके बचने का रास्ता अब पूरी तरह सील है। वो डायन यो युन के मुंह से बेहद घमंड के साथ कहती है, तुम दोनों अब पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुके हो। उसी पल उनके ठीक पीछे बर्फ के नुकीले टुकड़ों की एक अंधाधुंध बारिश होने लगती है। इस भारी दबाव के बीच लियो जून झल्लाते हुए चिल्लाता है, जी वू, अब तो मुझे अपना असली प्लान बताओ कि हमें करना क्या है। जी वू समझाता है, हमें हर हाल में उस घोस्ट विच की असली बॉडी को ढूंढकर उसे तबाह करना होगा, ताकि वह मजबूर होकर यो युन का शरीर छोड़ दे। हमलों को रोकते हुए लियो जून शिकायत करता है, लेकिन यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है जिसे अलग कर पाना नामुमकिन है। कम से कम मुझे उस डायन की सही लोकेशन तो बताओ। जी वू साफ शब्दों में मानता है, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि उसकी असली बॉडी कहाँ छिपी है। उसी पल फ्लैशबैक में नोवेल की ओरिजिनल स्टोरी का सीन दिखता है, जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में लियो जुन ने इस डायन को मारने के लिए अपनी ताकत से इस पूरे जमे हुए डंगोन को बीच से चीर दिया था। वापस वर्तमान में जी वू अपने पास से एक एलिक्सिर निकालता है और उसे पीते हुए सोचता है कि नोवेल के प्लॉट के हिसाब से लियो जुन ने सब कुछ काटकर ही उस डायन को हराया था, और वह इस बार भी ऐसा कर सकता है। जी वू उस एम्प्लीफाइड माना एलिक्सिर, माना बढ़ाने वाले अमृत का इस्तेमाल लियो जून पर करता है, जिससे कुछ समय के लिए उसकी माना रिकवरी की स्पीड बेतहाशा बढ़ जाती है, भले ही इसके बाद शरीर पर इसका बुरा असर पड़ने वाला था। जी वू लियो जून की तरफ देखता है और पूरे भरोसे के साथ ऐलान करता है, लियो जून, इस बार इस पूरे डंगोन को चीरकर रख देने वाला कारनामा कोई और नहीं बल्कि तुम खुद करने वाले हो। लियो जून को एहसास होता है कि वह अब तक इसे एक नॉर्मल फाइट समझकर अपनी ताकत पर काबू रख रहा था, और अब वह अपनी उस पाबंदी को हटाने के बारे में सोचने लगता है। दृश्य बदलता है और एक दूसरे इंट्रोगेशन रूम का फ्लैशबैक दिखता है। वहां एक टीचर उस घमंडी सीनियर लड़के इन हुआन को डांटते हुए कहता है, तुम्हें दूसरों से बिना वजह लड़ाई मोल लेने और फिर इतनी बुरी तरह हारने में जरा भी शर्म नहीं आई? वह लड़का शर्म के मारे अपना सिर झुकाए बैठा रहता है। पूछताछ करने वाला टीचर अफसोस जताता है कि काश उसने हर छात्र की बैकग्राउंड जांच और अच्छे से की होती। वो कन्फर्म करता है कि स्कूल से गायब हुए बच्चों की घटना का इस घमंडी लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का भी घबराकर बार बार यही कहता है कि वह इस मामले के बारे में और कुछ नहीं जानता। डंगोन के बाहर अकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स आपस में बहस कर रहे थे कि छात्रों की सुरक्षा का वादा दांव पर लगा है। उनमें से एक अपनी गलती मानते हुए कहता है, इस हिडन स्टेज का एक्टिवेट होना पूरी तरह अप्रत्याशित था, हमें इसका अंदाजा नहीं था। वे रेस्क्यू ऑपरेशंस पर चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि सबसे पहले बाहर से उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जानते हुए कि वे फेल भी हो सकते हैं, वे अंततः यही फैसला लेते हैं कि उन्हें अब उन छात्रों की जादुई काबिलियत पर ही भरोसा करना होगा और उनके सही सलामत लौटने की दुआ करनी होगी। पहाड़ की उस गुफा के बाहर इकट्ठा हुई छात्रों की भीड़ चिंता में बुदबुदा रही थी, क्योंकि गुफा के एंट्रेंस से अजीबोगरीब जादुई रोशनी बाहर आ रही थी। एक टीचर हड़बड़ी में उन छात्रों से कहता है, तुम सब लोग यहीं बाहर रुको, अंदर का मामला स्टाफ संभाल रहा है। कुछ छात्र डर के मारे आपस में बात कर रहे थे कि एक हिडन स्टेज में फंस जाने का मतलब है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वहीं खड़ी यूनहोंग बिना कुछ बोले बेहद गुस्से में उस गुफा को घूर रही थी। वो मन ही मन कसम खाती है कि अगर अंदर फंसे उन छात्रों को खरोंच भी आए तो वो इसके जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। वापस डंगोन के भीतर लियो जून जीवू के इस भरोसे पर थोड़े संशय के साथ सवाल उठाता है, जबकि जीवू हवा में अपने चारों तरफ कई सारे चमकदार माना के गोलों को तैरने के लिए छोड़ देता है। जीवू शांत होकर जवाब देता है, लियो जून, बिना किसी फिक्र के अपनी पूरी ताकत को आजाद कर दो, यहां तुम्हें खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। वो डायन अचानक भांप जाती है कि उसके एक विरोधी लियो जून का माना फ्लो बहुत तेजी से बदल रहा है। वो शक के घेरे में चिल्लाती है, तुम कीड़े आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो? तभी इससे पहले कि जीवू और लियो जून अपनी अगली चाल चल पाते, अचानक पीछे से उन पर एक और जोरदार हमला होता है।
लियो जून बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार से रोशनी का एक जोरदार ऊपर की तरफ वार करता है। जी वू पूरी ताकत से चिल्लाता है, लियो जून, अब तुम्हें अपनी असली ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया को दिखा दो कि तुम असल में क्या हो। लियो जून को याद आता है कि उसने अपनी जिंदगी में आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से तलवार तब चलाई थी जब बचपन में दानवों ने उस पर हमला किया था। उस हादसे के बाद से उसने हमेशा अपने कदम पीछे खींचे थे, यहां तक कि हाल ही में हुए मिड टर्म एग्जाम्स में भी उसने अपनी असली ताकत पर काबू रखा था। वो सोचता था कि अगर वह बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल गया तो उसकी इस बेहिसाब ताकत की वजह से किसी मासूम को चोट पहुंच सकती है। चेयरमैन किम देओक ह्यू ने भी उसे एक बार चेतावनी दी थी कि जरूरत से ज्यादा ताकत कभी कभी भारी तबाही का कारण बन जाती है। जी वू लियो जून के भीतर माना के इस हल्के से बदलाव को तुरंत भांप जाता है और उसे आवाज देता है। आखिरकार लियो जून अपने मन के सारे डर को पीछे छोड़कर फैसला करता है, ठीक है जी वू, अब हम दोनों बिना खुद को रोके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वो डायन उनकी इस बात पर पागलों की तरह हंसती है, हाँ, तुम इंसानी बच्चों की यह औकात कि तुम मुझसे मुकाबला करोगे? आओ आजमा लो। अगले ही पल लियो जून के शरीर से रोशनी का एक ऐसा भयानक सैलाब बाहर आता है कि पूरा डंगोन जगमगा उठता है। वश में आइयो युन भी उस चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह जाती है। लियो जून एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जीवू से कहता है, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, और अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठा देता है। वो डायन लियो जून के भीतर मौजूद रोशनी के इस असंभव माना को देखकर खौफ से कांप उठती है। जीवू तुरंत चिल्लाता है, लियो जून, इस पूरे डंगोन को नेस्तनाबूद कर दो ताकि इसकी असली बॉडी बाहर आ सके। उस घोस्ट विच की आत्मा को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी असली फॉर्म अब भारी खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए वो मजबूर होकर यो युन के शरीर को छोड़कर अलग होने लगती है। ठीक उसी समय लियो जून की तलवार से निकला रोशनी का एक गगनचुंबी खंभा डंगोन की गहराइयों में छिपी उस आंख जैसी आकृति को जड़ से मिटा देता है। वो विनाशकारी बीम सीधे उस घोस्ट विच की असली बॉडी को अपने भीतर समेट लेती है। यो युन के शरीर से उस काली आत्मा को बाहर गिरते देख जीवू खुशी से चिल्लाता है, यस, यह आखिरकार उसके शरीर से बाहर निकल गई। वो गुस्साई डायन हवा में उड़ते हुए उस वेदी के ऊपर दोबारा अपना रूप इकट्ठा करती है, जबकि लियो जून अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था। वो डायन चीखती है, मैं तुम मामूली इंसानों को अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगा, और अपनी बची कुची पूरी ताकत से एक आखिरी आत्मघाती हमला करने के लिए एनर्जी बटोरने लगती है। अब जीवू के शरीर के चारों तरफ भी जादुई माना की चिंगारियां कट रही थी। वो बेहद ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं बची है। अपने सामने काल को आता देख उस डायन का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। लियो जून की चमकीली रोशनी और जीवू के जादुई वार का वो कंबाइंड अटैक एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी के साथ उस डायन के परखच्चे उड़ा देता है। जीवू इस बेमिसाल नजारे को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है, लियो जून, तुमसे मुझे बिल्कुल इसी ताल का तोड़ परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। उधर डंगोन के बाहर एकेडमी के मेजेस उस चमकते हुए पोर्टल को खोलने के लिए पागलों की तरह अपना जादू चला रहे थे। उनका लीडर हड़बड़ी में स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। विशेषज्ञ मेज बेबसी से जवाब देते हैं, सर, हम इस पोर्टल के जादुई स्ट्रक्चर का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही एनालाइज कर पाए हैं। इस वक्त इसके भीतर एक मच्छर भी एंट्री नहीं मार सकता। अगर हम और ज्यादा सपोर्ट मेजेस को भी बुला लें तो भी बाहर से इसे खोल पाना नामुमकिन है। ये सुनकर एक टीचर तय करता है कि उसे इस लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो डांट खाने के लिए तैयार होकर अपने सीनियर अधिकारी को फोन लगाता है। कॉल पर जब टीम लीडर को पता चलता है कि लियो जून अंदर एक हिडन बी रैंक स्टेज में फंस चुका है तो वो बिना किसी चिंता के बेहद शांत आवाज में कहता है, अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बस चुपचाप इंतजार करो, वो लड़का अपने दम पर वहां से सही सलामत बाहर आ जाएगा। ये सुनकर वो टीचर हैरान रह जाता है। पोर्टल के चारों तरफ खड़े लोग सोच रहे थे कि आखिर इस लड़के पर लीडर को इतना अंधविश्वास क्यों है। वे अभी काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस डंगोन के प्रवेश द्वार से रोशनी का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बवंडर सीधे आसमान की तरफ फूट पड़ता है। बाहर खड़ी छात्रों की भीड़ फटी आंखों से आसमान को छूते रोशनी के उस खंभे को देखती है। वे डरकर सोचते हैं कि क्या अंदर किसी बॉस मॉन्स्टर का जन्म हुआ है। लेकिन वहां खड़ी यूनहोंग उस रोशनी के माना को देखते ही तुरंत पहचान जाती है कि यह जादुई एहसास किसका है। डंगोन के अंदर लियो जून अपने हाथ में पकड़ी उस अस्थायी तलवार को धीरे धीरे मलबे की तरह बिखरते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि वह तलवार उसके माना के इतने भारी आउटपुट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वे तीनों उस पूरी तरह तबाह हो चुके अरीना के बीच खड़े थे, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबे और उस डायन की बची हुई राख का साया था। उस तबाही के बीच अब सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा और वह वेदी ऑल्टर ही बचे थे। चॉय यो यून अभी भी बेहोश पड़ी थी। तभी उस घोस्ट विच की राख के ऊपर एक नई बेहद चमकदार तलवार प्रकट होती है, ब्लेमेन स्वॉर्ड,
जो उस बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद मिला एक एलीट लूट था। जी वू लियो जून से कहता है, लियो जून, इस तलवार पर तुम्हारा हक है। उस डायन को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही था, और वैसे भी तुम्हें इस वक्त एक बेहतरीन हथियार की सख्त जरूरत है। इतना कहकर जीवू बेहोश पड़ी यो यून को अपने कोट से ढक देता है और आगे कहता है, जब तक तुम अपना यह इनाम समेटते हो तब तक मैं यहाँ इसकी देखरेख करता हूँ। लियो जून आगे बढ़कर उस ब्लू मून स्वॉर्ड की मूठ को थाम लेता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसे उसके भीतर से निकलती असीमित ऊर्जा का एहसास होता है। उसकी नीली चमक को देखकर वो समझ जाता है कि यह निश्चित रूप से एक एस रैंक वेपन है। वह हैरान था कि जीवू ने इतनी आसानी से इतना कीमती हथियार उसे दे दिया। पीछे मुड़कर योयुन की फिक्र कर रहे जीवू को देखकर लियो जून मन ही मन सोचता है, जीवू वाकई दिल का बहुत बड़ा, उदार और तारीफ के काबिल इंसान है। उसी पल जीवू के सामने सिस्टम के मैसेजेस फ्लैश होते हैं, बधाई हो, मेन कैरेक्टर के साथ मिलकर हिडन स्टेज को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। लियो जून का आपके प्रति इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है। आपको इनाम में भारी मात्रा में बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। जीवू यो यून की नब्ज चेक करता है और पाता है कि उसे गंभीर रूप से माना की थकावट हुई है। वो समझ जाता है कि यो यून खुद अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो उस लेवल पर लड़ सके जो उन्होंने अभी देखा था। वो सारी ताकत तो असल में उस घोस्ट विच की थी, जो यो यून के शरीर को जबरदस्ती कंट्रोल करके उसका माना निचोड़ रही थी। तभी लियो जून वहां से मिले सारे ड्रॉप आइटम्स को अपने कोट में समेटकर लौटता है और उन्हें जीवू के हाथों में सौंप देता है। जब वो जीवू से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो जीवू कहता है, हमें इसे जल्द से जल्द होश में लाना होगा। वह अपने पास से एक खास अमृत निकालता है जिसका नाम था हार्ट ऑफ द आइस स्पिरिट। वो उस बेहोश लड़की के मुंह में वह अमृत डाल देता है। कुछ ही पलों में योयुन की पलकें फड़कती हैं और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगती है। दोनों लड़के बड़ी उत्सुकता से उसके पास झुकते हैं और पूछते हैं, योयुन, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही उसे पूरी तरह होश आता है, वह खुद को उस बड़े से ओवरसाइज कोट में लिपटी हुई पाती है। दोनों लड़कों को खुद पर नजरें गड़ाए देख वो सकपकाकर उठ बैठती है और चिल्लाती है, तुम दोनों इस तरह पागलों की तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? उसकी इस एनर्जेटिक और गुस्से भरी प्रतिक्रिया को देखकर जीवू और लियो जून मुस्कुरा देते हैं। जीवू कहता है, चलो, दवा ने अपना काम कर दिया, ये फिर से पहले की तरह चहकने लगी है। पूरी तरह होश में आने के बाद यो यून अपने सीने पर हाथ रखती है और कंफ्यूजन में पूछती है, वैसे मैं इस वक्त हूं कहां? दोनों लड़के उसे संक्षेप में समझाते हैं, यह एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में कहें तो हम इस वक्त एक डंगोन के हिडन स्टेज के भीतर हैं। जीवू मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाता है, और तुम्हें उस डायन के चंगुल से बचाने के लिए लियो जून ने अकेले उस बॉस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ा दिए। यो यून ये सुनकर दंग रह जाती है कि उनकी उम्र का कोई छात्र अकेले एक हिडन स्टेज को क्लियर कर सकता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया था। तभी उस डंगोन का कोर अस्थिर होने लगता है और सारी ऊर्जा एक जगह सिमटकर बाहर निकलने का रास्ता यानी एक एग्जिट पोर्टल बना देती है। यो यून और लियो जून एक्साइटमेंट में उस तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो, बाहर निकलने का रास्ता खुल गया है। वे उस पोर्टल से निकलती खूबसूरत रोशनी को निहारने लगते हैं। जैसे ही वे जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, जीवू मुस्कुराते हुए उन्हें बीच में ही रोकता है। एलिक्सिर का असर खत्म होने की वजह से वह माना की भारी कमी से पूरी तरह टूट चुका था। वो मजाक करते हुए कहता है, यार, मैं बहुत थक गया हूं, क्या तुम दोनों मुझे सहारा देकर बाहर तक ले चलोगे? वो मन ही मन जानता था कि जैसे ही वे सुरक्षित बाहर पहुंचेंगे, वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ेगा, क्योंकि उसने अमृत की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट सेट की थी। वो ये भी तय कर चुका था कि इस पूरी घटना का क्रेडिट पब्लिक में उसे नहीं, बल्कि लियो जून और यो यून को मिलना चाहिए। वे तीनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर उस चमकते हुए पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। लियो जून के चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसने आज अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया था। वहीं यो यून मन ही मन सोच रही थी कि इस पूरी घटना के असली हीरो ये दोनों ही हैं जिन्हें दुनिया के सामने आना चाहिए। जैसे ही वे तीनों हाथ में हाथ डाले उस गुफा से बाहर निकलते हैं, बाहर खड़ी टीचर्स और सहपाठियों की भीड़ उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाने लगती है और पूरा इलाका चीयर्स से गूंज उठता है। नोवेल का बैकग्राउंड ये साफ करता है कि इतिहास में इतनी कम उम्र में एक हिडन स्टेज को क्लियर करने वाले लियो जून ने दानव संहार के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बाद में जब उस ब्लू मून स्वॉर्ड को जांच के लिए भेजा गया, तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि उस तलवार के भीतर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एस रैंक के फीचर्स मौजूद थे, जिसने बड़े बड़े महारथियों के होश उड़ा दिए थे। इंटरनेशनल मेज जर्नल अरैकल लियो जून की इस असाधारण उपलब्धि पर विशेष लेख प्रकाशित करता है। दुनिया भर में लोग उसकी इस कामयाबी के दीवाने हो रहे थे। एक सुदूर शहर में बैठी एक संभ्रांत घराने की लड़की, नोबल गर्ल, से लेकर दूसरे देश के एक बड़े बिजनेसमैन तक, हर कोई इस बात को नोटिस कर रहा था कि अब पूरी दुनिया लियो जून को एक जीनियस के रूप में गंभीरता से देखने लगी है।
इधर स्कूल वापस लौटने पर जांच टीम की रिपोर्ट सामने आती है। जांच में इनहुअन को दानवों के साथ मिलीभगत के आरोपों से तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन इस छानबीन में उसके द्वारा साथी छात्रों को बुली करने का काला चिट्ठा खुल जाता है। इसमें जी वू और यो युन पर किए गए हालिया हमले भी शामिल थे। बैकग्राउंड वॉइस ओवर ये साफ करता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करता है। इनहुअन को कड़ी सजा देकर हमेशा के लिए एक खतरे के रूप में रास्ते से हटा दिया जाता है। जी वो राहत की सांस लेते हुए सोचता है कि अब ये बुली दोबारा उसके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका पाएगा। भले ही इस मिशन में कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन कहानी अभी भी नोवेल के ओरिजिनल ट्रैक पर ही आगे बढ़ रही है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि स्कूल के अधिकारी इस स्पेशल क्लास के सीक्रेट ऑपरेशन की बातों को पूरी तरह क्लासिफाइड रखने पर राजी हो जाते हैं। जीवू ने यही प्लानिंग की थी कि इस गोपनीयता का फायदा उठाकर चोय यो ये इस घटना के बाद लियो जून के और ज्यादा करीब आ सकेगी। यूनहोंग रोने का नाटक करते हुए जीवू के चारों तरफ पागलों की तरह घूम रही थी और उसका हाल चाल पूछ रही थी। जीवू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जीवू उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि इस घटना के बाद यूनहोंग की चिंताओं को संभालना वाकई डंगोन क्लियर करने से ज्यादा मुश्किल काम था। अपने अगले कदम की प्लानिंग करने के लिए जीवू जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी चोय यो यून पूरे जोश में दौड़ती हुई उसके पास आती है और चहकते हुए पूछती है, जीवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मुस्कुराते हुए कहती है, लियो जुन ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई है, इसलिए मैं खास तौर पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जीवू चाहकर उसकी बात दोहराता है, लियो जुन ने तुम्हें बताया? यो यून समझाती है, हाँ। लियो जुन ने साफ साफ कहा कि उस हिडन स्टेज के भीतर मुझे बचाने का आइडिया तुम्हारा ही था और तुमने वहां उस डायन से बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी। ये सुनकर जीवू झेप जाता है। वो असहज होकर कहता है, अरे नहीं, सच तो ये है कि तुम्हें लियो जुन ने ही बचाया है। वो मन ही मन लियो जुन पर गुस्सा निकालता है कि उस लड़के को सारा क्रेडिट खुद रख लेना चाहिए था, बीच में उसका नाम क्यों लाया। वो घबराहट में फिर से बोल पड़ता है, मैं कह रहा हूं न कि घोस्ट विच को लियो जुन ने ही ढेर किया है। यो यून उसकी इस बात पर सिर्फ एक रहस्यमय मुस्कान बिखेर देती है। ये साफ था कि जीवू के इस तरह मना करने पर भी उसका यकीन नहीं बदला था। उस डंगोन की हर एक बात को याद करते हुए वो जीवू की तरफ बेहद सॉफ्ट और एहसानमंद आंखों से देखती है। वो उसकी इस शालीनता को हंसकर स्वीकार करती है और कहती है, ठीक है, अगली स्पेशल क्लास में मिलते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसी पल जीवू के सामने फिर से सिस्टम की स्क्रीन फ्लैश होती है। अलर्ट, आपके प्रति चोय यो यो का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बोनस के रूप में और ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं। जीवू इन पॉइंट्स को देखकर खुश होने के बजाय चिंता में डूब जाता है कि चीजें अब उम्मीद से ज्यादा उलझती जा रही हैं। वो संकल्प लेता है कि हालात को काबू में रखने के लिए उसे जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे। इसी बीच स्कूल के एक दूसरे हिस्से में एक और महिला छात्र ट्रेनिंग की वजह से पूरी तरह हौंफ रही थी और पसीना बहा रही थी। वो खुद से वादा करती है कि आने वाले अगले बड़े इंसिडेंट के दौरान उसे हर हाल में इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। उधर स्कूल के जिम के भीतर सीनियर क्लास के छात्र भारी भरकम वेट उठाकर कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। जीवू अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए जिम के भीतर एंट्री मारता है और पूरे कमरे का मुआयना करता है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे थे। जीवू जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज गूंजती है। वो बताता है कि हिडन स्टेज से बाहर निकलते वक्त सिर्फ लियो जुन के बगल में खड़े होने भर से उसने सिस्टम से भारी मात्रा में पॉइंट्स कमा लिए थे। वो खुलासा करता है, मैंने उन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल एक बेहद पावरफुल और रेयर ट्रेट को खरीदने के लिए किया है, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। इस ट्रेट का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर तैरने लगता है, जो ये दिखाता है कि यह यूजर को किसी भी मुश्किल वातावरण में ढलने की गजब की एडेप्टिव एबिलिटी देता है। उदाहरण के लिए, अगर यूजर बहुत ज्यादा ठंड को बर्दाश्त करता है तो उसके भीतर ठंड से बचने की ताकत पैदा हो जाती है। इसी तरह लंबे समय तक अंधेरे में रहने से रात में देखने की क्षमता अपने आप बेहतर हो जाती है। हालांकि यह कोई अचानक से ब्लास्ट होने वाली ताकत नहीं थी, लेकिन ये ट्रेड धीरे धीरे यूजर के सारे बेसिक स्टेट्स को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाता है। कि ओरिजिनल नोवेल में यह बवाल एबिलिटी सेकेंड ईयर के टॉप क्लास खिलाड़ी जॉन मी को मिलने वाली थी। लेकिन भाई, जब आइटम सीधे सिस्टम शॉप में बिक रहा हो तो जीवू भला हाथ से मौका कैसे जाने देता। उसने तुरंत पॉइंट्स फेंके और एबिलिटी पर अपना ठप्पा लगा दिया। जीवू जैसे ही जिम के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ता है, क्लास के लड़के उसे देखते ही आवाज लगाते हैं, अरे किम जीवू, क्या हाल चाल भाई? जीवू हवा में हाथ हिलाते हुए एकदम कूल अंदाज में जवाब देता है, बस भाई, जिंदगी में थोड़ा सुकून मिला है तो सोचा जरा शरीर पर ध्यान दे दूं। ये सुनकर पास ही खड़ा लियो जून उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे जीवू, तू तो बिल्कुल बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है यार। तभी लियो जुन का ध्यान जिम के दूसरे कोने पर जाता है और वह कहता है,
उधर देख, कुछ मजेदार चल रहा है। वहां सीनियर लड़कों का एक ग्रुप आपस में खुसर पुसर कर रहा था, जिसे देखकर साफ इशारा मिल रहा था कि जीवू के लिए कोई नया लफड़ा तैयार हो रहा है। यहीं एंट्री होती है लीशा जेवायन की। मंडे का दिन था और भाई का बेंच प्रेस का रूटीन चल रहा था। बिना किसी जादुई माना के, सिर्फ अपनी हाड़ तोड़ मेहनत के दम पर उसने जो फौलादी ताकत कमाई थी, उसकी नुमाइश वहां साफ दिख रही थी। तभी जीवू के दिमाग में एक फ्लैशबैक कौंधता है, जहां यूरा गुस्से में लियो जुन का नाम चिल्लाते हुए एक बहुत बड़ा जादुई आग का धमाका करती है। जिम में खड़े लड़के आपस में गॉसिप करने लगते हैं, गुरु, युआ तो कतई जहर लेवल पर ताकतवर है। वो सबको दिखाने वाली है कि असली तबाही और फायर पावर किसे कहते हैं। जीवू मन ही मन सोचता है, चलो, यह मोटिवेशन युआ के लिए बढ़िया है। जब उसके सामने एक साफ टारगेट होता है, तो वो अपना बेस्ट देती है। तभी एक लड़का चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोलता है, यार एक बात बताओ, पीटी टीचर जंग अनिल आज जिम में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वरना वो तो खाली वक्त मिलते ही यहां बेंच प्रेस मारने आ जाते हैं। दूसरा लड़का एकदम दबी आवाज में, सीक्रेट बताने वाले अंदाज में फुसफुसाता है, अबे तुझे नहीं पता क्या? टीचर जंग अनिल बाहर पेट्रोलिंग कर गए हैं। स्कूल के पास एक ऐसी लाश मिली है जिसका पूरा खून चूसा हुआ था। लाश की बात सुनते ही लड़के थर थर कांपने लगते हैं, क्या कहीं दानवों का हमला तो नहीं हुआ? पर फिर वे खुद को संभालते हुए मजाक में कहते हैं, अरे हटाओ यार, जब तक हमारा जीनियस लियो जून हमारे साथ है, हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वे सब पागलों की तरह लियो जून से चिपक जाते हैं और ड्रामेबाजी करते हुए कहते हैं, भाई अब हमारा पूरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। उनकी इस हरकत से लियो जून कतई इरिटेट हो जाता है। लेकिन भाई, हंसी मजाक के पीछे का सच सिर्फ जीवू जानता था। वो अच्छे से जानता था कि दानव स्कूल पर कभी भी किसी भी वक्त दोबारा धावा बोल सकते हैं, क्योंकि गद्दार अंदर ही बैठा है। और वो गद्दार कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसानी खाल में छुपा एक असली दानव है। काले बालों वाली एक लड़की पर जाता है। ये 3rd ईयर की रैंक पार्क मिनी थी। वो जिम में जीवू के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जीवू, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। वो उसे एक तौलिया थमा देती है। जीवू और उसके दोस्त उसे अचानक सामने देखकर पूरी तरह सकपका जाते हैं। पूरे जिम की नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं और पार्क मिनी के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पास खड़ा एक लड़का मक्खन लगाते हुए कहता है, मैम, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। पार्क मिनी बड़ी शालीनता से थैंक यू कहती है, को संभालते हुए तौलिए के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। सीनियर पार्क मिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो चहकते हुए कहती है, अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए चीयर करती हूँ जीवू, ऐसे ही मन लगाकर लड़ते रहो। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी आंखें एकदम गहरी और खौफनाक हो जाती हैं। वो दबी जुबान में लियो जुन का नाम बुदबुदाती है, जिससे साफ था कि उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। तभी एक खौफनाक फ्लैशबैक सामने आता है। पार्क मिनी एक सुनसान बगीचे के बेंच पर किसी शख्स के साथ बैठी थी। वो आदमी खौफ से कांपते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे बचा लो। पर मंजर कतई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी। उसने उस आदमी की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा रखे थे और पिशाचों की तरह उसका खून पी रही थी। देखते ही देखते वो खून से पूरी तरह निचोड़ा हुआ शिकार जमीन पर ढेर हो जाता है और वह बड़े आराम से वापस बेंच पर बैठ जाती है। यहां उसका असली चेहरा बेनकाब होता है। वो कोई छात्र पार्क मिनी नहीं, बल्कि बी रैंक की खूंखार दानव जंग यी थी। मैजन के सबसे शक्तिशाली दानवों में से एक, जांग ह की इकलौती बेटी थी। तभी उसके ठीक पीछे अंधेरे से एक और ऊंचे दर्जे का दानव प्रकट होता है और शैतानी लहजे में पूछता है, तो क्या स्कूल पर दोबारा हमला करने का इरादा है? यह नया आने वाला दानव कोई और नहीं, बल्कि लॉर्ड की ही था। वो कहता है, मैं तो बस यहां तुम्हारा हाल चाल लेने आया था। इतना कहकर वो उस मरते हुए आदमी के सिर पर अपना पैर रख देता है और ठंडे दिमाग से बोलता है, अब जब तुम्हारे पिता जांघे मारे जा चुके हैं, तो तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। इसलिए मुझे तुम्हारा खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसके पैर दबाते ही खून के छींटे चारों तरफ उड़ जाते हैं। जंग यी चिढ़कर अपना मुंह बनाती है और कहती है, धत तेरे की। मैं इस शिकार के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहती थी, पर मुझे पता है कि हमें अभी अपनी पहचान छुपाकर रखनी है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लॉर्ड की ही बड़ी लापरवाही से मुस्कुराता है और जंग यी से पूछता है, तो मैडम, स्कूल की लाइफ कैसी चल रही है तुम्हारी? ये सुनते ही जांग यी का पारा चढ़ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए साफ मना किया गया था, और अपनी इस पहचान की वजह से वो योंग हयांशु तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। वो मन ही मन इस बात से बुरी तरह सुलग रही थी कि उसे रोज उन छात्रों के चेहरे देखने पड़ते हैं जिन्होंने उसके बाप को पकड़वाया था। वो गुस्से में तमतमाकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, मुझ जैसी लड़की के लिए स्कूल जाना कैसा लगता होगा? भाई, मेरा दिल इन सब के लिए कतई नफरत से भरा हुआ है। लॉर्ड की ही उसकी बात सुनकर कहता है,
वैसे स्कूल पर हुए उस हमले के बाद से स्टूडेंट्स के बीच लियोजुन कुछ ज्यादा ही बड़ा टॉपिक बन चुका है। वह एक बड़ा राज खोलते हुए बताता है कि लियोजुन पहले से ही उन चुनिंदा बच्चों की लिस्ट में टॉप पर था जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वे चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी सकते हैं। वह आगे याद दिलाता है, जब हमले के वक्त वो डेमोनिक बैरियर गिरा था और लियो जून तुरंत वहां प्रकट हो गया, तभी से मुझे उस पर गहरा शक था। और अब जब तुमने खुद उसकी उस खतरनाक और विनाशकारी डेमोनिक पावर के बारे में बताया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लियो जून ही निश्चित रूप से वो भविष्यवाणी का बच्चा है। ये सुनते ही जंग यी की आंखों में खून उतर आता है। वो उतावली होकर पूछती है, तो क्या मैं खुद अपने हाथों से उस लियो जून का काम तमाम कर दूं? लेकिन की ही उसकी औकात याद दिलाते हुए पूछता है, पर क्या तुम इतनी ताकतवर हो कि उसे हिला भी सको? वो जिद पर अड़ जाती है और कहती है, तुम नहीं समझोगे। बदला बिल्कुल आंखों के सामने है, फिर भी हाथ बांधकर बैठे रहने का टॉर्चर क्या होता है, ये सिर्फ मैं जानती हूं। तभी फ्लैशबैक में उसे अपने बाप की लाश और उसे धोखा देने वाले वो स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। उस वक्त कुछ न कर पाने का मलाल उसे आज भी था। वो कसम खाती है कि अपने बदले और अपने पूरे खानदान की इज्जत के लिए वो लियो जुन को तड़पा तड़पा कर मारेगी। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक और बेहद खूंखार और ताकतवर दानव वहां एंट्री मारता है और उसके इस बेरहम अंदाज की तारीफ करता है। ये दानव, जिसका नाम संजीन था, कीही की बात का समर्थन करते हुए कहता है, कीही सही कह रहा था, इतनी कम उम्र में लड़की का इरादा वाकई कतई कड़क है। ये देखते ही लॉर्ड कीही के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और बेहद खौफ और सम्मान के साथ कहता है, प्रणाम लॉर्ड संजिन। वहां साफ शब्दों में इंट्रोडक्शन होता है कि यह कोई ऐरा गैरा दानव नहीं, बल्कि खुद सर रैंक का महादानव संजीन है। संजिन जंगी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी ताकत अभी बहुत कमजोर है लड़की, लेकिन तुम्हारे इस पक्के इरादे को देखकर मैं तुम्हें अपना गुलाम स्वीकार करता हूं। इसके बाद वह उसे एक कड़ा हुक्म सुनाता है, अब तुम्हें हमारे में शामिल होना होगा, जो उस भविष्यवाणी के बच्चे को खत्म करने के लिए होने वाला है। और याद रखना, मना करने का ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। दृश्य अचानक बदलता है और हम पहुंचते हैं बेकनसन के बाचमा डंगोन में। वहां जी वू और यूह्योंग आसमान में उड़ रहे खतरनाक दानव नुमा मॉन्स्टर से लोहा ले रहे थे। यूनहोंग अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाती है और अपने दोनों हाथों के बीच जादुई माना को इकट्ठा करके विनाशकारी ताकत का एक बेहद चमकदार नीला गोला तैयार करती है। अगले ही पल वह एक के बाद एक कई नुकीले जादुई तीर उस गोले से फायर करती है, जो सामने खड़े दानवों के चीथड़े उड़ा देते हैं। जीवू नीचे से उसे पूरा कवर दे रहा था। बाकी बचे हुए दानव ये खौफनाक मंजर देखकर थर थर कांपने लगते हैं। वे पूरी तरह डरकर चीखते हैं और जान बचाकर डंगोन के और गहरे हिस्से की तरफ भाग खड़े होते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद यूनहोंग कॉलर ऊंची करके बड़े गर्व से जीवू से पूछती है, क्यों जीवू, कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? जीवू उसकी इस गजब की ग्रोथ की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। पहले इस फॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत करो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। वो मन ही मन कतई खुश थी कि जीवू वीकेंड दिन खास तौर पर उसे ट्रेनिंग देने के लिए इस डंगोन में लेकर आया था। जीवू बैकग्राउंड में बताता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वह एक एस रैंक मेज था, तब उसने अचानक ही इस छुपे हुए डंगोन की खोज की थी। वो राज की बात बताता है, ओरिजिनल नोवेल की कहानी में इस डंगोन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। वो सोचता है कि दानवों से भरा यह इलाका यूनहोंग की इच्छा शक्ति को निखारने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। वो उससे पूछता है, अच्छा सुनो, जब तुम उस विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? यूनहोंग को तुरंत युवा के साथ हुई अपनी पुरानी जादुई लड़ाई और उस वक्त मन में उठी उस बेहिसाब जिद की याद आती है। उसे एहसास होता है और वह कहती है, जब मैंने उस ताकत को अपने भीतर महसूस किया, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने बगल में खड़े लोगों की हर हाल में रक्षा करनी है। कहानी का बैकग्राउंड यहाँ ये समझाता है कि इस डिस्ट्रक्शन पावर को काबू में रखने के लिए एक ऐसी इच्छाशक्ति की जरूरत होती है जो कभी डगमगाए नहीं, और यूयुंग का पूरा फोकस इसी बात पर टिका था। वो मुस्कुराकर जीवू की आंखों में देखती है और कहती है, बस जीवू, अब मैं भी तुम्हारी तरह दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। और वो जीवू के साथ उसी स्पेशल क्लास में शामिल होना चाहती थी। जीवू मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि यूह्योंग को इस मुकाम तक पहुंचाना ही उसका असली मकसद था। जीवू उससे वादा करता है, अगर हम इसी तरह हर वीकेंड डंगोन्स में आकर साथ में कड़क ट्रेनिंग करते रहे, तो तुम बहुत जल्द स्पेशल क्लास का हिस्सा बन जाओगी। ये सुनकर यूनहोंग शर्म के मारे एकदम लाल हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि डंगोन में आने का उनका ये सफर तो कतई किसी रोमांटिक डेट जैसा फील दे रहा है। वो चहकते हुए कहती है, जीवू, तुम जब भी बुलाओगे मैं दौड़ी चली आऊंगी। मिड टर्म एग्जाम्स के बाद उसकी रैंक सीधे 82वें से उछलकर 52वें नंबर पर आ चुकी थी। जीवू उंगलियों पर हिसाब लगाता है कि अगर भाई साहब इसकी ग्रोथ इसी रफ्तार से चलती रही,
तो ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह ये थर्ड ईयर तक आराम से स्पेशल क्लास में एंट्री मार लेगी। तभी जीवू के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकती है। बधाई हो, आपको डार्कनेस विजन एडेप्टेशन का नया ट्रेड दिया जाता है। जीवू अपनी आंखें सिकोड़ता है और सोचता है कि अब कहानी का सिर्फ एक ही बड़ा लफड़ा सुलझाना बाकी रह गया है, और वो है दानव जांग ही की खूंखार बेटी जांग यी। उसे याद आता है कि ओरिजिनल नोवेल के प्लॉट में जांग यी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए लियो जुन के करीब आई थी। उसके बाद उसने एक विलेन की तरह लियो जुन को बर्बाद करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक साजिशें रची थी। लेकिन भाई, इस बदली हुई टाइमलाइन में तो खेल ही पलट चुका है। उसके बाप को लियो जुन ने नहीं बल्कि जोंग हयांशु ने मौत के घाट उतारा था। जीवू के दिमाग की बत्ती जलती है। साला, जब बाप को किसी और ने मारा तो ये डायन अभी भी सबसे पहले लियो जुन के ही पीछे क्यों पड़ी है। जिम में उसकी हरकतों को याद करते हुए जीवू को एहसास होता है कि इस लड़की का बर्ताव कतई नॉर्मल नहीं है। वो फैसला करता है कि इससे पहले कि यह डायन स्कूल में कोई बड़ा कांड करे, उसे खुद आगे बढ़कर इस मामले को रफा दफा करना होगा। अगले ही दिन जीवू अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत उस डायन को स्कूल की एक सुनसान बालकनी पर अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। जंग यी, जो अभी भी पाक मिनी के इंसानी भेष में थी, उसका नाम लेकर बुलाती है। अरे जीवू, बताओ क्या बात है। वो जैसे ही उसके करीब आती है, अपनी पीठ के पीछे चुपके से अपने हाथ में बैंगनी रंग की खतरनाक जादुई डेमोनिक एनर्जी बटोरने लगती है। वो बेहद चालाकी से पूछती है, हाँ तो छोटे, तुम्हें मुझसे ऐसा क्या कहना था। जीवू गहरी सांस लेता है और अपनी अजीबोगरीब स्ट्रेटजी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेता है। जीवू बिना कोई वक्त गंवाए सीधे एक्शन में आता है, जिसे देखकर वह डायन एक पल के लिए कतई भौचक्की रह जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह लड़का ऐसा कुछ कर देगा। जीवू अपनी जेब से एक बेहद फैंसी सी नोटबुक निकालता है, उसे सीधे लड़की के मुंह के आगे थपकी मारते हुए रखता है और कतई देसी और सीधे अंदाज में प्रपोज मार देता है। सीनियर, मैं आपके साथ पर्सनल कांटेक्ट में रहना चाहता हूं। आई लव यू। भाई साहब, स्क्रीन पर इस सीन को जीवू का कन्फेशन अटैक का नाम दिया जाता है, जहां उसने जानबूझकर लड़की को फंसाने के लिए ये प्राइवेट सिचुएशन बनाई थी। तभी झटके से सिस्टम की विंडो हवा में फ्लैश होती है। अलर्ट! प्रपोजल सुनते ही जांग यी के मन में आपके प्रति कतई घिन और नफरत पैदा हो चुकी है। आपको फर्स्ट रिजेक्शन का अचीवमेंट और भारी मात्रा में पॉइंट्स दिए जाते हैं। जंग यी अपने इस अनचाहे प्रपोजल पर अपने गुस्से को बमुश्किल काबू करते हुए जीवू को कतई खूनी नजरों से घूरती है। जीवू अपने चेहरे पर एक मासूम सा भाव लाता है और ढीठों की तरह बुदबुदाती आवाज में कहता है, लो भाई, अपना तो पत्ता कट गया, कतई सरेआम रिजेक्ट हो गए हम। जंग यी कड़क और ठंडे लहजे में कहती है, देखो जीवू, तुम मेरे टाइप के लड़के बिल्कुल नहीं हो। बेहतर यही होगा कि हम सिर्फ एक सीनियर और जूनियर की तरह ही रहें, समझे। इतना कहकर वह गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह मन ही मन सुलग रही होती है, साला, इस मामूली इंसान की यह मजाल कि ये मुझसे दिल लगाएगा। मेरा बस चले तो इस कीड़े को मैं अभी के अभी जान से मार दूं। जीवू उसे जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, अरे ठीक है भाई, मैं इंसान हूं, पर इतना भी बुरा नहीं दिखता कि कोई मुझे देखकर इतनी कतई उल्टी वाली घिन महसूस करे। तभी सिस्टम का एक और मैसेज उसके सामने आता है, जिसे देखकर जीवू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। असल में बालकनी के पीछे खंभे के आड़ में उनका सहपाठी शिन्योंग जिन छुपा हुआ खड़ा था और इस पूरे ड्रामे को लाइव देख रहा था। सिस्टम जीवू को बताता है कि इस गवाह के होने की वजह से उसे भारी मात्रा में बोनस पॉइंट्स मिले हैं। जीवू मन ही मन हंसता है, यस, मेरा असली टारगेट तो यही लड़का था। शिन्योंग जिन खंभे के पीछे से कतई सदमे में बाहर आता है। जो कुछ उसने अभी अभी सुना था, उससे उसके होश उड़े हुए थे। वो बड़ी हिचकिचाहट और अजीब अंदाज में जीवू की पीठ थपथपाता है और ढांढस बंधाते हुए कहता है, अरे जीवू भाई, दिल छोटा मत कर यार, हिम्मत रख। कसम से, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, वो तो इत्तेफाक से मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। जीवू अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाई, पाक मिनी जैसी टॉप क्लास और खूबसूरत सीनियर को प्रपोज करना ही अपने आप में बड़ी बात है, भले ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ। पर भाई, अंदर ही अंदर जीवू जानता था कि वह लड़की कोई अप्सरा नहीं, बल्कि साक्षात एक डायन है। बात को तुरंत घुमाते हुए जीवू शिन्योंग जिन से पूछता है, अच्छा वो सब छोड़, वो जो क्लास में क्लासिकल मैजिक थ्योरी का असाइनमेंट मिला था, उसका क्या हुआ। जीवू को अच्छे से मालूम था कि उसके इस भुलक्कड़ दोस्त ने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया होगा। शिन्योंग जिन अपना सिर पकड़कर रोने का नाटक करता है, अरे यार जीवू, मत पूछ, मुझसे मेहनत वाले फिजिकल काम जितने मर्जी करवा लो, पर ये थ्योरी वाली पढ़ाई मेरे भेजे में कतई नहीं घुसती यार। मौका देखकर जीवू अपना हुक्म का इक्का फेंकता है, चल ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। थ्योरी असाइनमेंट में मेरी रैंक टॉप पर आई थी, मैं तुझे अपना असाइनमेंट रेफरेंस के लिए देने को तैयार हूं।
ये सुनते ही शिन्योंग जिन खुशी के मारे उछल पड़ता है। सच्ची भाई, तू तो कतई भगवान निकला यार। लेकिन जीवू अपनी उंगली उठाता है और बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, रुको भाई, इतनी जल्दी खुश मत हो। मेरा यह असाइनमेंट तुझे एक शर्त पर मिलेगा। वो शिन्योंग जिन को याद दिलाता है कि वह अक्सर स्कूल के कम्युनिटी मैसेज बोर्ड का इस्तेमाल करता रहता है। शर्त के मुताबिक काम हो चुका था और अगले दिन स्कूल के कैफेटेरिया का माहौल कतई बदला हुआ था। चारों तरफ छात्र जीवू को देखकर कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि कल ही मैसेज बोर्ड पर एक बेहद सनसनीखेज पोस्ट वायरल हुई थी। कुछ छात्र मन ही मन कुड़ते हुए बुदबुदा रहे थे, साला पढ़ाई लिखाई में तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाया, इसलिए अब लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे घटिया और सरेआम अटेंशन सीकिंग स्टंट्स कर रहा है। तभी जीवू के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। बधाई हो। मैसेज बोर्ड की उस पोस्ट की वजह से 247 छात्रों ने आप में गहरी रुचि दिखाई है। इनाम के तौर पर आपको भारी मात्रा में पॉइंट्स दिए जाते हैं। कुटिलता से मुस्कुराया। सब कुछ कतई उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही गया था। स्क्रीन पर वो विवादित पोस्ट दिखाई देती है जिसमें किम जीवू के नाम से सरेआम लिखा था, बेहद खूबसूरत सीनियर पार्क मिनी आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कोई भी दूसरा लड़का उनके आसपास भटकने की हिमाकत न करे। लड़कों के फोन की स्क्रीन पर इस पोस्ट के नीचे गुमनाम स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। कोई इस बेबाक और बेशर्म प्रपोजल का मजाक उड़ा रहा था, तो कोई सीनियर पार्क मिनी के हुस्न की तारीफों के पुल बांध रहा था। यहां तक कि स्कूल के 2 स्टाफ मेंबर्स भी अपने फोन पर यह पोस्ट देखकर हंस रहे थे। एक ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई, आजकल के लौंडे भी कतई गजब तरीके से प्रपोज मारते हैं। दूसरे ने आह भरते हुए कहा, छोड़ो यार, यही तो जवानी के दिन होते हैं। इसी बीच स्कूल की लाइब्रेरी का नजारा दिखता है। वहां एक लड़की उसी फैंसी और सजे धजे नोटबुक को बड़े चाव से पढ़ रही थी जो जीवू ने जंग यी को दी थी। यहां जीवू की असली चाल से पर्दा उठता है कि उसने उस ओरिजिनल डायरी की हूबहू एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके किसी दूसरे के पास पहुंचा दी थी। वापस कैफेटेरिया में लंच करते हुए यूनहोंग का मुंह कतई उतरा हुआ था। वो सुबकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि जीवू को अपने से बड़ी उम्र की ओल्डर लड़कियां पसंद हैं। वहीं चॉय यो यून इस अफवाह को सिरे से खारिज करते हुए बड़े ठंडे अंदाज में कहती है, अरे छोड़ो भी, साफ दिख रहा है कि किसी ने जीवू के नाम का इस्तेमाल करके ये फालतू का प्रैंक किया है। इसके बावजूद यूनहोंग की चिंता कम नहीं हो रही थी और वह परेशान होकर बोली, यार, पर इस फालतू की गॉसिप के बीच बेचारा जीवू अकेला कैसे झेलेगा। लेकिन भाई, सच तो यह था कि इस बार यह पोस्ट जीवू ने खुद नहीं की थी। उसने अपना दिमाग लगाया और प्लान को एग्जीक्यूट किसी और से करवाया। और वो मोहरा कोई और नहीं बल्कि उसका वही असाइनमेंट का भूखा दोस्त शिन्योंग जिन था। शिन्योंग जिन कैफेटेरिया के एक कोने में जीवू के पास आकर दबी आवाज में अपनी गलती मानता है, भाई जीवू, तूने जैसा कहा था मैंने मैसेज बोर्ड पर बिल्कुल वैसा ही अपलोड कर दिया था। पर यार, मुझे लग रहा है कि ये दांव कतर उल्टा पड़ गया है। लोग बहुत थू थू कर रहे हैं। जीवू बड़े आराम से जवाब देता है, अरे कोई बात नहीं भाई, भले ही इसका नतीजा मेरी सोची हुई बात से थोड़ा अलग दिख रहा हो, पर गॉसिप की भूखी इस स्टूडेंट बॉडी के जरिए मेरा मैसेज कतई कोने कोने तक पहुंच चुका है। वह शिन्योंग जिन को उसकी इस मदद के लिए थैंक यू बोलता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त फिर से जोश में आ जाता है और कहता है, अरे भाई, तू बस बोलता जा, तेरा ये भाई हमेशा तेरे लिए चीयर करेगा। तभी कैफेटेरिया के मेन गेट से लड़कियों का वो ग्रुप अंदर आता है जिसमें जंग यी, पार्क मिनी भी शामिल थी। वो अकेले टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपनी पैनी नजरें उन पर टिका देता है। वो देखना चाहता था कि इस फैले हुए रायते पर उस डायन का क्या रिएक्शन होता है। वह अच्छे से जानता था कि इस तरह का अजीबोगरीब प्रपोजल कोई भी समझदार इंसान सीरियसली नहीं लेगा और उसे बस इसी तरह के एक तमाशे की जरूरत थी। वो मन ही मन हिसाब लगाता है, भले ही मैं अब लास्ट रैंकर होने के ठप्पे से बच गया हूं, लेकिन अब लोगों की नजरों में मेरी इमेज एक नंबर के अटेंशन सीकर की बन चुकी है। और जब तक ये डायन सोशल मीडिया पर मेरे नाम से लिंक रहेगी, तब तक वो स्कूल में खुलकर कोई भी खुराफात या मूवमेंट नहीं कर पाएगी। जीवू को अपनी पहले से खराब इमेज की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि खोने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। वो कतई ढिठाई की हद पार करते हुए सीधे जांग यी की तरफ देखता है और आंख मार देता है। जीवू की यह हरकत देखते ही जांग यी के साथ खड़ी सहेलियां कतई घिन से चीख उठती हैं, छी, कितना बदतमीज लड़का है। उनकी इस चीख पुकार से जीवू के सामाजिक बहिष्कार का दायरा और बढ़ जाता है। अकेले बैठा जीवू मन ही मन थोड़ा झेपते हुए सोचता है, भाई साहब, माना कि यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था, पर इन लड़कियों का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही कतई ओवर द टॉप नहीं हो गया। वे लड़कियां जंग यी को दिलासा देते हुए कहती हैं, मिनी यार, तुम जैसी शरीफ और खूबसूरत लड़कियों के पीछे अक्सर ऐसे ही सनकी और अजीबोगरीब मजनू पड़ जाते हैं। तुम कतई इस कीड़े को भाव मत दो और पूरी तरह इग्नोर करो। इधर जंग यी गुस्से से अंदर ही अंदर कतई कोयला हो रही थी। उसका असली मकसद लियो जून का शिकार करना था, लेकिन इस कमबख्त किम जीवू के इस नए तमाशे की वजह से पूरे स्कूल की नजरें इस वक्त उसी पर टिकी हुई थी।
जिससे उसका हिलना डुलना भी भारी हो गया था। तभी कोड़ में खाज की तरह जीवू वहीं से खड़े होकर बड़े मजे से अपना हाथ हवा में हिलाता है और जोर से आवाज देता है, हेलो सीनियर। वो दुनिया के सामने अपनी इस जबरदस्ती की आशिकी का नाटक चालू रखता है। जंग ये अपने दांत पीसते हुए तय करती है कि भले ही उसका मन इस वक्त जीवू को यहीं पटक कर मार डालने का हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए कदम पीछे हटाना ही समझदारी होगी। जीवू अपनी टेबल पर रखी उस सजी धजे रहस्यमयी नोटबुक पर अपनी उंगलियां थपथपाता है। वो जानता था कि आज के इस छोटे मोटे ड्रामे से कहीं ज्यादा बड़ा और कतई भयंकर तूफान लियो जून की जिंदगी में आने वाला है। वो उस डायरी को घूरते हुए सोचता है, अब बहुत जल्द कहानी का एक नया और सबसे मुख्य चैप्टर शुरू होने वाला है। दृश्य अचानक स्कूल से कट होता है और हम सीधे पहुंचते हैं अमेरिका के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज में, जहां उस रहस्यमयी रात को सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी मेजर्स मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे कि तभी रात के वक्त सुरक्षाकर्मी म्यूजियम के कीमती सामानों की रखवाली कर रहे थे। तभी वहां बंद होने का अनाउंसमेंट गूंजता है और स्टाफ के लोग सामानों के चारों तरफ जादुई बैरियर को चेक करने में जुट जाते हैं। हेड गार्ड अपनी टीम को हुक्म देता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए अब नाइट पेट्रोलिंग शुरू की जाए। हेड गार्ड एक सील किए हुए पवित्र बर्तन के सामने जाकर खड़ा होता है, जिसे आत्माओं को कैद करने वाला सोल वेसल कहा जाता था। कहानी का इतिहास यहाँ फ्लैशबैक में दिखता है कि 13 साल पहले जॉन नाम के एक खूंखार आतंकवादी संगठन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। उस वक्त शक्तिशाली जादूगर किम जिनोल ने जंग में उन्हें धूल चटाई थी। जिनोल ने उनके लीडर गिन चीवू को मौत के घाट उतार दिया था और जीत के इनाम में मिले सामानों के बीच यही सोल वेसल भी शामिल था। बाद में इस पवित्र अवशेष को अमेरिका के इस एंटिक्विटीज म्यूजियम को तोहफे में दे दिया गया, जहां इस वक्त इसकी चेकिंग चल रही थी। गार्ड देखता है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे ही वो डिस्प्ले को दोबारा चेक करता है, उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो खुद से दोहराता है कि यह उनके म्यूजियम की सबसे कीमती और पवित्र धरोहर है। तभी हॉल के गलियारे से एक रहस्यमयी और बेहद महंगे कपड़े पहने महिला उसकी तरफ बढ़ती है। गार्ड उसे कोई बची हुई दर्शक समझकर बड़ी शालीनता से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। वो महिला उस सोल वेसल को एकटक निहारते हुए बुदबुदाती है, ये पवित्र बर्तन यहाँ कैद करके रखने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बातों से साफ था कि वह उसे चुराने आए हैं। गार्ड उसे चेतावनी देता है, इसकी ताकत बेहद खतरनाक है और इसे सिर्फ किसी काबिल इंसान के हाथ में ही सौंपा जा सकता है। उसे उस महान जादूगर की याद आती है जिसने कभी इस रहस्यमयी शक्ति को काबू किया था। वो आगे लेक्चर झाड़ते हुए कहता है, अब मैज एसोसिएशन इसकी हिफाजत करता है ताकि पुराने आतंकवादी इसका गलत इस्तेमाल न कर सके और यह जनता की भलाई के काम आ सके। वह महिला उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो अपने शरीर में कड़कड़ाती पीली जादुई ऊर्जा को जगाते हुए कहती है, महान ताकत हमेशा किसी बड़े मकसद के काम आनी चाहिए। एसोसिएशन ने इसे सिर्फ अपने पास दबाकर रखा है। गार्ड को बहुत देर से एहसास होता है कि उसके सामने एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन खड़ा है और वह खौफ से कांप उठता है। वो चिल्लाता है, बाकी सुरक्षाकर्मियों, तुरंत इस अपराधी को यहां से बाहर फेंको। तभी स्कार नाम का एक विशालकाय गुंडा आकर उस गार्ड को सीधे जमीन पर पटक देता है, जिससे साफ हो जाता है कि म्यूजियम में कई घुसपैठिए आ चुके हैं। एक और भारी भरकम आतंकवादी वहां मरे पड़े ए रैंक के जादूगरों की लाशों के पास से गुजरते हुए शिकायत करता है, ये सब तो कतई कमजोर निकले यार, मुझे कोई ढंग का और मजबूत विरोधी क्यों नहीं मिलता। जमीन पर पड़ा वो जख्मी गार्ड ये देखकर दंग रह जाता है कि मरने वाले सभी सुरक्षाकर्मी ए रैंक के मेज थे और अलार्म भी इस कत्लेआम के खत्म होने के बाद बजा है। तभी लाल कपड़े पहने काले बालों वाली एक लड़की हाथ में एक लंबा हथियार लिए बेहद घातक रफ्तार से म्यूजियम के भीतर दौड़ती है। वो अपने साथी से कहती है, हमारा प्लान तो सिर्फ गार्ड को डराकर सामान चुराने का था ना, ये खेल अचानक इस कत्लेआम में कैसे बदल गया। वो तड़पता हुआ गार्ड जमीन पर गिर जाता है और कांपते हुए उन तीनों आतंकवादियों की तरफ देखकर पूछता है, तुम लोग आखिर कौन हो। उनमें से एक घमंड में चिल्लाता है, भले ही तुमने हमारे भगवान को हमसे छीन लिया हो, पर उनकी इच्छा आज भी हमारे जरिए जिंदा है। वो सफेद बालों वाली महिला गार्ड का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने हमें बीते हुए कल के मामूली आतंकवादी समझने की भूल की है, अब हमारे भगवान का अपमान करने की कीमत चुकाओ। वो अपने हाथ में एक चमकदार जादुई हमला तैयार करती है। गार्ड खौफ से फटी आंखों से उन्हें देखता है और आखिरकार पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी खूंखार संगठन जॉन के बचे हुए खतरनाक मेंबर्स हैं। अगले ही पल म्यूजियम की एक ऊंची खिड़की को चीरती हुई जादुई रोशनी की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक बाहर निकलती है। एक भयानक धमाका पूरे म्यूजियम को मलबे में तब्दील कर देता है और उसके चीथड़े रात के आसमान में उड़ जाते हैं। इस हमले के बाद पूरे शहर में पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगते हैं। अगली सुबह मैज एकेडमी के कैफेटेरिया में एक छात्र के टैबलेट पर अचानक एक इमरजेंसी अलर्ट की टोन बजती है। उसे देखते ही कैफेटेरिया में बैठे सभी छात्र दंग रह जाते हैं और कैफेटेरिया में अचानक सन्नाटा पसर जाता है।
सारे बच्चे खाना छोड़कर अपने अपने फोन और टैबलेट की स्क्रीन पर आ रही उस खौफनाक खबर को देखने लगते हैं। न्यूज रिपोर्ट में लाइव एंकर बता रहा था कि अमेरिका के म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज पर जो आतंकी हमला हुआ है उसे किसी और ने नहीं बल्कि जॉन नाम के उसी पुराने खूंखार संगठन ने अंजाम दिया है, जिसे दुनिया 13 साल पहले पूरी तरह खत्म मान चुकी थी। ब्रॉडकास्ट में आगे बताया गया कि हालांकि म्यूजियम का डेटा काफी डैमेज हो चुका है, फिर भी अधिकारियों को शक है कि इस हमले के पीछे बर्ट नाम की एक खतरनाक कमांडर का हाथ है, और अब पूरी दुनिया मैच एसोसिएशन से इस पर जवाब मांग रही है। वहां बैठी युवा उस रिपोर्ट को देखकर कतई सदमे में आ जाती है। उसे पढ़ते हुए उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। उसकी सहेली उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर फिक्र के साथ पूछती है, अरे युवा, क्या हुआ यार? तू ठीक तो है ना? युवा अपनी घबराहट छुपाते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। इतना कहकर वो तुरंत कैफेटेरिया से बाहर भाग जाती है। उसे इस तरह बदहवास भागते देख टेबल पर बैठा जीवू मन ही मन सोचता है, लो भाई, अब इस कहानी की सबसे मुख्य विलेन गैंग के खिलाफ पहली असली जंग का बिगुल बज चुका है। उधर बाहर निकलते ही युवा उस खबर को अपने उन दुश्मनों से जोड़ती है जिन्हें धूल चटाने की उसने कसम खाई थी। अब सीन कट होता है दूसरे देश के एक बेहद आलीशान कमरे पर, जहां चारों तरफ दुनिया के बेहद दुर्लभ और कीमती सामान सजे हुए थे, जो साफ इशारा था कि यह इस विलेन गैंग का नया ठिकाना है। वहां जॉन गैंग का एक गुंडा अपने फोन पर म्यूजियम वाले हमले की न्यूज स्क्रॉल करते हुए पूछता है, मैडम, मीडिया में जैसी हाइप चाहिए थी, क्या ये कवरेज वैसी ही है? वहां बड़े ठाठ बाट से सेवा करवा रही बर्ट बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे, फोटो तो कतई कड़क आई है हमारी। तभी चश्मा लगाए इस गैंग का शातिर दिमाग मास्टरमाइंड जीन तंज कसते हुए मजाक उड़ाता है, मैडम, म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देने की मेरी सारी मेहनत पर तुम लोगों ने पानी फेर दिया। जब सरेआम टीवी पर अपने चेहरे ही दिखाने थे तो चुपके से घुसने का क्या फायदा था? आलस से भरी नताशा जम्हाई लेते हुए कहती है, अरे यार, वो वहां का जो घमंडी रखवाला था ना, उसने हमारे भगवान का नाम लेकर बदतमीजी की थी। वह एक कुटिल और खूंखार मुस्कान के साथ आगे कहती है, इसलिए मैंने उस रखवाले को उसी वक्त तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर स्कार नाम का वो भारी भरकम गुंडा मुंह बनाते हुए शिकायत करता है, यार, पर हमला बहुत जल्दी और शांति से खत्म हो गया। मुझे तो कतई तबाही मचाने में मजा आता है। वो जोश में चिल्लाता है, पुराने दिनों में अगर हम होते तो अब तक उस पूरे इलाके को बारूद से उड़ाकर मलबे में बदल चुके होते। जीन और बर्ट दोनों उसे डांटते हुए शांत करते हैं, अब वक्त बदल चुका है स्कार, तुम्हारी यह जल्दबाजी और पागलपन हम सबको भारी पड़ सकता है। नताशा भी उसे याद दिलाती है, भूल गए क्या? स्पेशल टास्क फोर्स और ब्लेड ऑफ डॉन के सूरमा आज भी हमारा शिकार करने के लिए पूरी दुनिया छान रहे हैं। पर स्कार अकड़ते हुए बोलता है, अरे, आने दो उन्हें, मैं तो किसी से भी दो दो हाथ करने को तैयार हूं। तभी बर्ट उन दोनों को शांत करते हुए एक सुझाव देती है, कुछ समय के लिए हमें किसी शांत जगह पर निकल जाना चाहिए। वो मानती है कि जीन की बात सही थी और उसने खुद थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। वो नया प्लान बताती है, क्यों न हम सब कुछ दिनों के लिए कोरिया चले जाएं और वहां आराम से अपनी पहचान छुपाकर रहें। कोरिया का नाम सुनते ही स्कार खुशी से उछल पड़ता है, क्या बात है, सुना है कोरिया में एक से बढ़कर एक फौलादी योद्धा हैं, वहां कतई मजा आएगा। नताशा भी चहकते हुए कहती है, हाँ, मैं भी वहां का मशहूर सोल मैजिक एरिना देखना चाहती हूं। ये सब सुनकर जीन बिल्कुल खामोश रहता है। वो थोड़ी देर बाद गंभीर होकर कहता है, प्लान तो ठीक है, पर मैं बस किम जिनोल के रास्ते में आने से बचना चाहता हूं। बर्ट हंसते हुए जवाब देती है, अरे भाई, दुश्मन के घर के पिछवाड़े में छिपना ही सबसे सुरक्षित होता है। किसी के बाप को भी अंदाजा नहीं होगा कि हम लोग इस वक्त कोरिया में बैठे हैं। तभी वह अपने हाथ में लियो जुन की स्कूल यूनिफॉर्म वाली फोटो उठाती है और कहती है, वैसे भी कोरिया में एक चीज है जिस पर मुझे अपनी नजर रखनी है। वो जीन की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्यों जीन, क्या तुम इस फोटो वाले लड़के से मिलने नहीं जाओगे? तुम्हें अच्छे से पता है कि वह बच्चा हमारे लिए कितना कीमती है। वे सब आपस में बात करते हैं कि यह लड़का हाल ही में हुए कई बड़े हादसों के बीच देखा गया है, और वे सोचते हैं कि इसका सो कॉल्ड रखवाला बेक आखिर इस वक्त क्या गुल खिला रहा है। बर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाती है, जो भी हो, हम कोरिया जा रहे हैं। जीन, तुम तुरंत हमारे लिए फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स तैयार करो और बेक से कांटेक्ट करो। वो मुस्कुराते हुए हुक्म देती है, उस बेक को साफ शब्दों में संदेश दे दो कि जॉन गैंग बहुत जल्द उसके शहर में दस्तक देने वाली है। उसी रात का मंजर दिखता है। जीवू अपनी असली पहचान छुपाकर अपने पुराने किम जीवू वाले भेष में शहर के एक बेहद महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट केनिया पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही वो मन ही मन सोचता है, भाई साहब, इस भेष में खुलकर घूमे हुए काफी समय हो गया। चलो अच्छा है, अब शायद उस जासूस लड़की हारायणक का ध्यान मेरे ऊपर से पूरी तरह हट चुका होगा। तभी झटके से उसके सामने सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन चमक उठता है, अलर्ट, हारायणक के मन में आपके प्रति जिज्ञासा और शक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है।
आपको इनाम के तौर पर भारी मात्रा में पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये देखकर जीवू का सिर चकरा जाता है। वो टेबल की तरफ आगे बढ़ते हुए खुद को समझाता है, लो भाई, यहां तो पासा ही पलट गया। खैर, उस जॉन गैंग का सामना करने से पहले मुझे हर हाल में अपनी ताकतों और स्टेट्स को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना होगा। उस आलीशान रेस्टोरेंट की रिजर्व टेबल पर बिजनेसमैन हैंसन बोर होते हुए जीवू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जीवू वहां पहुंचता है, उसका चेहरा खिल उठता है और वह बड़े ही दोस्ताना अंदाज में उसका स्वागत करती है। साथ बैठते ही वो चुटकी लेते हुए कहती है, अरे किम जीवू भाई, तुम अपना कोई एजेंट भी तो भेज सकते थे, खुद आने की क्या जरूरत थी? जीवू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे मैडम, बात जब आपसे मिलने की हो तो मैं खुद आने का मौका कैसे छोड़ सकता था। तभी वो टेबल पर एक शॉपिंग बैग और कुछ बॉक्स बढ़ाती है, जिसमें जीवू की डिमांड पर मंगाए गए सेक्रेड हर्ब पोशंस और जल तत्व की जादुई ताकत वाले हाइड्रा एबिलिटी कॉम्बैट बूट्स शामिल थे। जीवू जैसे ही उन जादुई जूतों को निकालकर चेक करता है, उसके सामने सिस्टम पर उनके कमाल के स्टेट्स चमक उठते हैं। उनकी इस गजब की फौलादी वैल्यू को देखकर जीवू कतई हैरान रह जाता है। उन जूतों के डबल पैसिव इफेक्ट्स को देखकर वह समझ जाता है कि इनकी कीमत किसी भी नॉर्मल मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है। वो कहती है कि उसने खास तौर पर अपने इस पर्सनल गिफ्ट के लिए कुछ कड़क चीज ही चुनी है। तभी टेबल पर उनका शाही खाना परोसा जाता है, जो रेस्टोरेंट की साख को साफ बयां कर रहा था। वो गर्व से कहती है कि तोहफा चुनना हो या खाना, उसका सीधा सा नियम है, सामने वाले को कभी निराश मत करो। जीवू को तुरंत याद आता है कि ओरिजिनल नोवेल की कहानी में यह वही रेस्टोरेंट है जहां खाना चखते ही अपना हीरो लियो जून स्वाद के मारे कतई बेहोश होते होते बचा था। उसके मन में जिज्ञासा जागती है कि क्या वाकई यहाँ के खाने में इतना दम है। वो बड़े ध्यान से अपनी पहली बाइट लेता है। अगले ही पल मुंह में जाते ही जायके का ऐसा भयंकर धमाका होता है कि जीवू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मशरूम सॉस का गाढ़ापन और हानू बीफ का जूस मुंह में कतई अमृत की तरह घुल जाते हैं। जैसे ही रेड वाइन सॉस उस मीट के साथ रिएक्ट करता है, जीवू की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन इस डिश के क्रिस्पी बाहरी हिस्से और कतई मक्खन जैसे सॉफ्ट सेंटर की तारीफों के पुल बांधने लगता है। स्वाद के इस सैलाब में बहकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह बोल पड़ता है, भाई साहब, कसम से ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। उसकी यह कड़क प्रतिक्रिया देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है, चलो, तुम्हें खिलाना कतई वसूल हो गया। जी वो अपना मुंह साफ करता है और खुद को संभालते हुए कड़क लहजे में कहता है, मैडम, मैं बिना बदले में कुछ दिए इतनी बड़ी खातिरदारी और ये महंगे गिफ्ट्स मुफ्त में स्वीकार नहीं कर सकता। वह थोड़ा आगे झुकता है और एक बड़ा हिंट देते हुए कहता है, और यकीन मानिए, जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूं वह पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। बात को गंभीर मोड़ पर लाते हुए जीवू सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है, आपको हाल ही में जो आतंकवादियों की धमकी वाली खुफिया चिट्ठी मिली है, क्या आप उसी लफड़े को लेकर परेशान हैं? ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस सीक्रेट धमकी को उसकी कंपनी ने मीडिया तक को नहीं भनक लगने दी, उसे ये लड़का कैसे जानता है? वो चौंक कर पूछती है, तुम्हें इस बारे में कहां से पता चला? तुम्हारा सोर्स क्या है? जीवू बात को टालते हुए कहता है, अरे मैडम, मेरे अपने तरीके हैं। वह कड़वा सच स्वीकार करते हुए मानती है कि जॉन गैंग के दोबारा सामने आने की वजह से पूरी दुनिया में इस तरह के अपराध बढ़ गए हैं, और ऊपर से उसके अपने भाई के साथ चल रही कॉर्पोरेट पावर की जंग ने इस सिरदर्द को और बढ़ा दिया है। लेकिन भाई, यहाँ कहानी का बैकग्राउंड ये साफ करता है कि उस कंपनी को धमकी देने वाला कोई जॉन गैंग का मेंबर नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक लालची कीमियागर एल्केमिस्ट था, जो हानसांग फार्मास्यूटिकल्स की बढ़ती साख का नाजायज फायदा उठाना चाहता था। जीवू असली मुजरिम का नाम उजागर करते हुए कहता है, उस विलेन का नाम जो सुनैहान है। अगर आपको इस गद्दार तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने खुद के सिक्योरिटी स्टाफ के बैंक अकाउंट्स और पैसों की जांच करवाइए। गद्दार अंदर ही बैठा है जो उस कीमियागर से मिला हुआ है। जीवू सोचता है कि कहानी को सही ट्रैक पर रखने के लिए उसकी तरफ से इतनी दखलंदाजी कतई जायज है। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट के बाहर रात के खुले आसमान के नीचे खड़े थे। वो मन ही मन जीवू की इस खुफिया जानकारी को देखकर दंग थी कि जो बातें एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होने के नाते उसे खुद नहीं पता थी, ये रहस्यमयी लड़का उन्हें कतई उंगलियों पर गिने बैठा है। वो झिझकते हुए उसे पुकारती है, मिस्टर किम जीवू। वो सीधे मुद्दे पर आते हुए उसे एक बड़ा ऑफर देती है, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मौजूदा मालिक कौन है या तुम किसके लिए काम करते हो, पर मैं चाहती हूं कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। अगर तुम जैसा शातिर दिमाग मेरे साथ खड़ा हो जाए तो मैं अपने भाई को कॉर्पोरेट की इस जंग में कतई धूल चटा दूंगी। वो उसे एक मोटी सैलरी और आलीशान लाइफस्टाइल का लालच देती है। जीवू बड़े ही कूल अंदाज में जवाब देता है, मैडम, मैं ये सब किसी फायदे या एहसान के लिए नहीं कर रहा, बल्कि दिल से आपकी मदद करना चाहता हूं। वो हंसते हुए कहती है, हूं। अगर तुम इतनी आसानी से मान जाते तो खेल का मजा ही किरकिरा हो जाता। वो अपने इस ऑफर को हवा में खुला छोड़ देती है।
विदा लेते हुए वह एक बार फिर साथ में खाना खाने का वादा करती है और कहती है कि अगली बार वह इससे भी कड़क शर्तें लेकर आएगी। और छत पर खड़ा जीवू उस जाती हुई गाड़ी को देखते हुए मन ही मन कहता है, मैडम, मुझे भी हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वह खुद से ये सच कबूल करता है कि उसका वह ऑफर वाकई कतई लाजवाब और लुभावना था, पर वह जानता था कि अपनी सलामती और फायदे के लिए उसे हर हाल में लियो जून के साथ ही जुड़े रहना होगा। अब जीवू अपनी जेब से डंगोन के हिडन स्टेज से मिला वो रेयर ड्रॉप आइटम निकालता है और उससे अपने इन नए कॉम्बैट बूट्स को अपग्रेड कर देता है। अपग्रेड होते ही जूतों की रैंक सीधे छलांग मारती है और जीवू को एक धांसू एक्टिव स्किल मिलती है, एयर वॉक। ये स्किल उसे हवा में कुछ पलों के लिए कदम रखने और दौड़ने की जादुई ताकत देती है। हिडन स्टेज के उस आइटम की बदौलत अब इन जूतों में ट्रिपल ऑप्शंस आ चुके थे, जिसे देखकर जीवू खुशी से गदगद हो जाता है। वो तुरंत इस नई ताकत का टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वो पूरी रफ्तार से छत के कोने की तरफ दौड़ता है और सीधे हवा में छलांग लगा देता है। हवा के बीचों बीच पहुंचते ही उसके पैरों के चारों तरफ नीला माना चमक उठता है और उसकी एयर वॉक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जीवू आसमान में कतई चीते की रफ्तार से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच हवा में दौड़ने लगता है, जहां वह पूरे शहर के ऊपर से उड़ते हुए गुजर रहा था और हवा में उसके पैरों के चमकदार नीले निशान छूटते जा रहे थे। वो एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर तगड़ी लैंडिंग करता है और इस नई तकनीक को संभालने के चक्कर में थोड़ा घिसटता हुआ रुकता है। वो हौंफ रहा था, पर अंदर से कतई रोमांचित था। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, भाई साहब, स्किल तो कतई कड़क है, पर हवा में इस मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए अभी तगड़े अभ्यास की जरूरत है। अगले दिन मैजिक लॉ की क्लास का नजारा दिखता है, जहां प्रोफेसर सामने खड़े होकर लेक्चर झाड़ रहे थे और कुछ छात्र पीछे बैठे मजे से सो रहे थे। तभी प्रोफेसर टेबल पर हाथ मारकर ऐलान करते हैं, शांत हो जाए सब लोग। अगले हफ्ते तुम सबको एक पेड रिसर्च प्रोजेक्ट, दो छात्रों का ग्रुप असाइनमेंट सबमिट करना है। ये सुनते ही पूरी क्लास में हाहाकार मच जाता है और बच्चे जोर जोर से शिकायत करने लगते हैं। एक छात्र तो कतई गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज डेडलाइन थोड़ी बढ़ा दो ना। पर प्रोफेसर साफ मना करते हुए क्लास खत्म कर देते हैं। जीवू आराम से अपनी सीट पर बैठा सोचता है कि चूंकि वह इस दुनिया के लिए एक आउटसाइडर है और उसे नोवेल के सारे नियमों का पता है, इसलिए वह इस प्रोजेक्ट को कतई चुटकियों में खत्म करके आराम फरमाएगा। वो क्लास में किसी कामचलाऊ और काबिल पार्टनर को ढूंढने के लिए नजरें घुमाता ही है कि तभी अचानक युवा सीधे उसकी डेस्क के पास आकर खड़ी हो जाती है। युवा बिना किसी भूमिका के कड़े और दो टूक लहजे में ऐलान करती है, किम जीवू, आज से तुम मेरे पार्टनर हो। ये सुनते ही पूरी क्लास में कतई कानाफूसी शुरू हो जाती है। सब इस बात से कतई सदमे में थे कि क्लास की नंबर 1 टॉपर युवा ने सेकंड रैंकर जीवू को इतनी जल्दी अपना मोहरा बना लिया। बाकी छात्र उन दोनों को खूनी नजरों से घूर रहे थे, लेकिन युवा पलटकर उन पर चिल्लाती है, क्यों? अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स ही आपस में टीम बनाएंगे ना, इसमें क्या गलत है? जो पहले आया माल उसका। जीवू बड़ी असहजता के साथ उसके इस फैसले को स्वीकार करता है। युवा की आंखों में एक अजीब सी जिद और आग थी। वो जीवू की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्यों किम जीवू? क्या तुम्हें मेरे साथ पार्टनर बनने में कोई आपत्ति है? जीवू सकपकाते हुए कहता है, अरे नहीं सीनियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग चकरा रहा था कि यह लड़की अचानक उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। वहां से जाते हुए युवा उसे हुक्म देती है, ठीक है, स्कूल खत्म होने के बाद सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मुझसे मिलना। जीवू मन ही मन सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ। उसे वैसे भी युवा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इस बात का अंदाजा लगाना ही था। लेकिन भाई, स्कूल खत्म होने के बाद कहानी में एकदम से भूचाल आ जाता है। जीवू जैसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड के पास एक पुराने मेहराब के नीचे पहुंचता है, युवा उसे चारों तरफ से घेरकर दीवार से सटा देती है। उसकी आंखों में कतई गुस्सा था और वो सीधे उस पर आरोप लगाते हुए चीखती है, किम जीवू, अब अपनी ये अनजान बनने की नौटंकी बंद करो। तुम हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हो और मुझे तुम्हारी असली सच्चाई का पता चल चुका है। ये सुनते ही जीवू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर ही अंदर कतई पैनिक जाता है, साला, ये क्या हो गया? इसे कैसे पता चला? युवा अपनी बात दोहराती है, मैं कह रही हूं ना कि मुझे पता है तुम असल में कौन हो, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। जीवू हकलाते हुए कहता है, सीनियर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। पर उसके दिमाग के भीतर सिस्टम की एक सीक्रेट स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें उसके सारे छिपे हुए राजों की लिस्ट तैरने लगती है। क्या इसे पता चल गया कि मैं हिडन स्टेज का सर्वाइवर हूं? या मैं टाइम ट्रैवल करके आया एक रेग्रेसर हूं? या किसी आत्मा के वश में आया हुआ इंसान? या फिर इसे मेरे किम जिनवू वाले असली भेष का पता चल गया? या फिर मैं भविष्य की घटनाओं को पहले से जानने वाला भविष्यवक्ता हूं? जीवू कतई पसीने पसीने हो रहा था कि साला इनमें से किस तीर का निशाना सीधे निशाने पर लगा है। तभी युवा खुद ही इस सस्पेंस से पर्दा उठाती है और समझाती है, पहले ही दिन से
तुम मेरे उन बेहद निजी और सीक्रेट मामलों के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम उन्हें बरसों से जानते हो। ये तब तक नामुमकिन है जब तक तुमने मेरे पीछे खुफिया जासूस न लगाए हों। वो एक कदम और आगे बढ़ाती है और कतई भावुक होकर कहती है, और इन सब बातों से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। वो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट थ्योरी जीवू के सामने रखती है। किम जीवू, तुम भी मेरी ही तरह उसी खूंखार जॉन गैंग के आतंकी हमलों के शिकार हुए एक अनाथ बच्चे हो। आज से 13 साल पहले उस जॉन गैंग ने मिस्ट्री नाम की असीमित ताकत को हथियाने के चक्कर में दुनिया भर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित जादुई खानदानों और अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज का सरेआम कत्लेआम किया था। और उस खूनी मंजर के बीच छोटी युवा का वो आलीशान और नामी घराना भी शामिल था, जिसे उन दरिंदों ने पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। उस खौफनाक फ्लैशबैक में युवा और उसकी मासूम बहन अपने जलते हुए आलीशान घर को बेबसी से देख रही थी। उनके पूरे परिवार को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके खानदान के सारे कीमती खजाने लूट लिए गए थे। उसी मनहूस दिन युवा ने कसम खाई थी कि वह खुद को इतना फौलादी बनाएगी कि अपने हाथों से उस जॉन गैंग का नामो निशान मिटाकर अपने परिवार का बदला ले सके। इसी एक मकसद के लिए उसने पिछले 13 साल दिन रात एक करके अपने जादू को तराशने में लगा दिए थे। वापस वर्तमान में जीवू का दिमाग कतई चकरा रहा था कि साला इस लड़की ने उसे भी इस कत्लेआम का पीड़ित कैसे मान लिया। युवा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा ये शक मिडटर्म एग्जाम्स के दौरान ही शुरू हो गया था, पर कल इस बात पर पक्की मुहर लग गई। उसे याद आता है कि जब कल कैफेटेरिया में जॉन गैंग के दोबारा लौटने की खबर आई, तो जहां पूरी क्लास सदमे में थी, वहीं सिर्फ किम जीवू कतई शांत खड़ा था, जैसे उसे इस तूफान का पहले से अंदाजा हो। वो जीवू के उस ठंडे रिएक्शन की तुलना अपने खुद के एहसास से करती है। वो समझाती है, शुरुआती झटके के बाद जॉन गैंग का हर पीड़ित अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस करता है कि आखिरकार बरसों का इंतजार खत्म हुआ और बदले का वो सुनहरा मौका आ गया। उसे लगता है कि अब उन आतंकवादियों को धूल चटाने का वक्त आ चुका है। उसके दिमाग में इस हादसे से बचे बड़े बुजुर्गों की वो चेतावनियां भी गूंज रही थी कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, पर उसके भीतर की नफरत कतई उबाल मार रही थी। वो उसे समझाने के लहजे में कहता है, सीनियर, जॉन गैंग में एक से बढ़कर एक एस रैंक के महाजादूगर भरे पड़े हैं। हमारा मौजूदा लेवल उनके सामने कतई कुछ भी नहीं है। युवा गुस्से में चीखती है, तुम हमारा कहकर मुझे बाकी मामूली पीड़ितों के साथ तोलने की भूल मत करो। उसकी इस चीख से साफ था कि यह जंग उसके लिए कितनी निजी है। वो बड़े ही शांत और देसी अंदाज में कहता है, सीनियर, दुनिया भर में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने उस गैंग की वजह से अपने सबसे कीमती इंसानों को खोया है। प्लीज खुद को संभालिए। पर युवा का दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ता है, कोई नहीं समझ सकता। पिछले 13 साल से मैं किस नरक और दर्द को छाती से लगाए जी रही हूं, वो सिर्फ मैं जानती हूं। जैसे ही वो अनजाने में उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, युवा को उसकी बहन की कई बातें याद आती हैं और वो झटके से पीछे हटते हुए कहती है, कोई भी नहीं। तभी उसकी नज़र जीवू के पेट पर बंधी उन खून से सनी पट्टियों पर पड़ती है, जो उसने खुद को ट्रेनिंग के दौरान कड़क बनाने के लिए चाकू मारकर जख्मी किया था। पर युवा उन पट्टियों को देखकर समझती है कि यह उसी पुराने आतंकी हमले का गहरा जख्म है जो आज भी हरा है। इधर जीवू का अंदर ही अंदर कतई पैनिक बटन दब जाता है। लो भाई, रायता सिमटने के बजाय कतई और भयंकर फैल गया। ये तो मेरे इस नए जख्म को 13 साल पुराना ट्रॉमा मान बैठी। तभी झटके से सिस्टम की स्क्रीन हवा में तैरती है। अलर्ट, युवा के मन में आपके प्रति गहरी हमदर्दी और दया पैदा हो चुकी है। आपको बोनस के रूप में भारी मात्रा में पॉइंट्स दिए जाते हैं। युवा उसकी पट्टियों को घूरते हुए कहती है, मैं चाकू के जख्म को अच्छे से पहचानती हूं किम जीवू, उस हमले ने तुम्हें ये कभी न मिटने वाला दर्द दिया है ना। उसका यह अंधविश्वास और गहरा हो जाता है। उसे ग्लानि महसूस होती है कि उसने बिना वजह जीवू के पुराने जख्मों को कुरेद दिया। वो उसे सॉरी बोलती है और वहां से जाने के लिए मुड़ती है। एक छोटे से मुआवजे के तौर पर वह कहती है, इस असाइनमेंट के प्रोजेक्ट को तुम भूल जाओ, इसे मैं अकेले ही पूरा संभाल लूंगी। अब कल मिलते हैं। जीवू कतई अवाक रह जाता है कि यह लड़की तो उसे सफाई देने का मौका दिए बिना ही जा रही है। आखिरकार वह पीछे से आवाज लगाता है, सीनियर, प्रोजेक्ट को मारो गोली, मेरी बात सुनो। वो एक बहुत बड़ा पत्ता फेंकते हुए ऐलान करता है, मैं उस असाइनमेंट के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इस बदले को पूरा करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसे अपने पाले में लाने के लिए जीवू उसे स्कूल के पहले दिन की बात याद दिलाता है जब उसने उसकी जादुई काबिलियत की तारीफ की थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जीवू ने उससे कहा था कि वो क्लास के बाकी सारे टॉपर बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर है। जीवू कड़क आवाज में कहता है, मैंने वो बात कतई दिल से कही थी सीनियर, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूं। वो उनके कॉमन दोस्त यूह्यूम का उदाहरण सामने रखता है कि कैसे उसकी गाइडेंस में यूह्यूम की ताकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ी है। युवा कुछ पल के लिए शांत होती है। वो बिना कुछ बोले अपनी जेब से घाव सुखाने वाला एक जादुई मलहम
निकालती है और जीवू के हाथ में थमाते हुए कहती है, अपने इस जख्म पर इसे ठीक से लगा लेना, वरना इसका निशान कभी नहीं जाएगा। वह आगे ठंडे लहजे में कहती है, तुम्हारे इस बड़े ऑफर के लिए शुक्रिया किम जीवू, पर अगर मैंने इस कहानी का अंत अपने खुद के हाथों से नहीं किया तो मेरे इस बरसों पुराने बदले का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इतना कहकर वो दोबारा मुड़ती है और सीधे स्कूल के गेट की तरफ बढ़ जाती है। जीवू उसे जाते हुए देखता रह जाता है, क्योंकि फिलहाल उसका दिमाग बदल पाना नामुमकिन था। जैसे ही वह दूर जाने लगती है, युआ दबी जुबान में जीवू का नाम दोहराती है। उसका दिल इस वक्त कतई कश्मकश में था। वो सोचती है कि दिल के गहरे जख्म अक्सर शरीर पर ऐसे ही निशानों के रूप में उभर आते हैं, और अब उसे लगता है कि स्कूल के पहले दिन जीवू का वह अजीब और अटपटा बर्ताव असल में इसी छिपे हुए दर्द की वजह से था। युवा पक्का मान लेती है कि इस लड़के की ये अजीब हरकतें और इसके शरीर के जख्म निश्चित रूप से जॉन गैंग के पुराने हमलों से जुड़े हैं। चूंकि अब वो जीवू को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही थी जो दूसरों के लिए खुद को दांव पर लगा देता है, वो पक्का फैसला करती है कि वह उसे अपने बदले की इस खूनी आग में और ज्यादा नहीं घसीटेगी। दृश्य बदलता है और एक आलीशान कमरे में युवा की बड़ी बहन उसे टोकते हुए पूछती है, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो युवा? बहन की आवाज में परिवार की साफ फिक्र झलक रही थी। युवा पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैं ग्रेजुएशन पूरा करते ही किसी भी बड़े संगठन में शामिल हो जाऊंगी, चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो या ब्लेड ऑफ डॉन। मुझे हर हाल में उस जॉन गैंग का शिकार करना है। उसकी बड़ी बहन उसका हाथ थाम लेती है और फिक्र के मारे दबी आवाज में उसका नाम पुकारती है। वो भारी मन से कबूल करती है, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे परिवार के नाम पर जो अब सिर्फ तुम बची हो, तुम बदले की इस अंधी आग में जलने के बजाय एक खुशहाल जिंदगी जियो। इसके बावजूद युवा के सिर पर खून सवार था। वो एकेडमी के मैदान को पार करते हुए मन ही मन कसम खाती है कि वह खुद अपने हाथों से उस पूरी गैंग का नामोनिशान मिटा देगी, ताकि दुनिया में उनकी तरह कोई और मासूम अनाथ न हो। उसी रात जीवू अपने कमरे में खिड़की से आती रोशनी के नीचे अकेला बैठा था और दिन भर की बातों पर गहराई से विचार कर रहा था। तभी झटके से उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। बधाई हो! दुनिया से कतई दूरी बनाकर रखने वाली युवा का भरोसा जीतने और उसकी पर्सनल स्टोरी जानने की वजह से आपके बीच गहरा जुड़ाव पैदा हुआ है। आपको इनाम में भारी मात्रा में बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। अपनी डेस्क पर रखे उस खंजर और खून से सनी पट्टियों को देखकर जीवू अपना सिर पकड़ लेता है। साला, अब इस लड़की को कैसे समझाऊं कि ये जख्म मैंने खुद को कड़क बनाने के लिए दिए थे। उसे याद आता है कि उसने जानबूझकर उस हिडन स्टेज से मिले खंजर को अपने पेट में घोंपा था ताकि वह एक नया एडेप्टिव ट्रेट हासिल कर सके। स्क्रीन पर उस हथियार का डिस्क्रिप्शन तैरने लगता है, पैरालिसिस डैगर, जिसका जहर किसी भी टारगेट को पूरी तरह अपंग कर सकता था। जीवू ने खुद को यह जख्म सिर्फ इसलिए दिया था ताकि उसके शरीर के भीतर इस जहर से लड़ने की ताकत पैदा हो सके। सिस्टम इस बात को कन्फर्म करता है, बधाई हो! आपके शरीर ने लकवा मारने वाले जहर से बचने की क्षमता का ट्रेट पूरी तरह हासिल कर लिया है। जीवू सोचकर ही कतई काम जाता है कि दुनिया के सामने यह बात मानना कितना नामुमकिन है कि उसने खुद को चाकू मारा था। वो तय करता है कि अब इस बात पर फालतू दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है और खुद को मजबूत करना ही हर लफड़े का इकलौता जवाब है। वो अपनी डेस्क पर पालथी मारकर बैठ जाता है और ध्यान लगाते हुए अपने चारों तरफ जादुई माना का बहाव तेज कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि हर रात वह अपने माना को और ज्यादा रिफाइन करेगा, कहानी को सही ट्रैक पर लाएगा, और चूंकि जॉन गैंग देर सवेर उसकी भी दुश्मन बनने वाली है, इसलिए यूरा के बदले में उसकी मदद करना आगे चलकर खुद लियोजुन के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तभी उसकी एक और पैसिव स्किल अपग्रेड होती है। अलर्ट! आपकी स्किल नेचर्स प्रोटेक्शन का रैंक बढ़ चुका है। अब आपकी माना रिकवरी की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। जीवू अपनी मुट्ठी भींचता है और तय करता है कि आने वाले अगले बड़े हादसे में वो दुनिया को अपनी असली ताकत का ट्रेलर जरूर दिखाएगा। दृश्य बदलता है और कहानी पहुंचती है कांगवान प्रांत के यांगवाल इन कोंगवान प्रोविंस इलाके में, जहां एकेडमी के स्टूडेंट्स को मर्सनरी एक्सपीरियंस प्रोग्राम भाड़े के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग का अनुभव के लिए लाया गया था। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को ग्रुप्स बनाकर 3 दिनों के लिए असली मर्केंट्री टीमों की मदद करनी थी। जीवू के ग्रुप को ब्लैक फ्लेम्स नाम की एक नामी मर्केंट्री टीम के एस्कॉर्ट मिशन में मदद करने का काम सौंपा गया था। जीवू बाकी छात्रों के साथ घने जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। वह पसीने से कतई तरबतर था, पर कदम बढ़ाए जा रहा था। वह अच्छे से जानता था कि इस मिशन के वीआईपी क्लाइंट ने खास तौर पर लियो जून को साथ लाने की डिमांड की थी, इसी वजह से उनका ये ग्रुप यहां आया था। जीवू नोटिस करता है कि वह डायन जंग यी पाक मिनी भी भेष बदलकर उन्हीं के ग्रुप में शामिल थी। पर जीवू को पूरा भरोसा था कि ओरिजिनल नोवेल की कहानी के मुताबिक इतने सारे वेटरन मर्केंटरीज के बीच ये डायन चाहकर भी लियो जुन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी।
फिर भी कतई सावधान रहते हुए वह तय करता है कि वह रास्ते भर इस लड़की पर चील जैसी नजर रखेगा ताकि यह लियो जुन के आसपास भी न फटक सके। ट्रैकिंग के दौरान जीवू बड़े ही दोस्ताना अंदाज में जांग यी की तरफ पानी की एक बोतल बढ़ाता है। लीजिए सीनियर, थोड़ा पानी पी लीजिए। जंग ये अपने गुस्से को दबाकर मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, अरे नहीं जीवू, थैंक यू, मुझे प्यास नहीं है। जीवू यही नहीं रुकता, वह अपनी जेब से एक साफ तौलिया निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। तो फिर ये तौलिया रख लीजिए, पसीना पोंछने के काम आएगा। इधर वो डायन अंदर ही अंदर कतई खोल रही थी और जीवू को खानदान समेत गाली देते हुए मन ही मन कसम खा रही थी, साले कीड़े, तेरा ये आशिकी का नाटक मैं बहुत जल्द खत्म करूंगी। कसम से, एक दिन मैं इस किम जीवू को अपने हाथों से कतई तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तभी उनके ग्रुप के बाकी सहपाठी जीवू की इस जबरदस्ती की सेवा को देखकर आपस में मजे लेने लगते हैं और उनका एक दोस्त चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाता है। लगता है जीवू भाई की सेटिंग आखिरकार सीनियर पार्क मिनी के साथ होने ही वाली है। ये सुनते ही युवा और लियो जून दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, ऐसा कतई कुछ नहीं है। तभी ब्लैक फ्लेम टीम 6 के एक कड़क और सीनियर जादूगर योंग हाजन सबको डांटते हुए अटेंशन में लाते हैं, सब लोग सीधे खड़े हो जाओ। हम लोग मिशन की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। सामने एक बहुत बड़ा आलीशान गेट था। वहां खड़े गार्ड्स उनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं और उन्हें हवेली के भीतर आने की इजाजत दे देते हैं। हाजन और लियो जून उस घने जंगल और पहाड़ों के बीच इतनी आलीशान और विशाल हवेली देखकर दंग रह जाते हैं, जहां उन्हें अगले 3 दिन गुजारने थे। हजून आगे बढ़ते हुए लियोजुन और जीवू को हवेली के मुख्य दरवाजे तक ले जाता है और लियोजुन की टांग खींचते हुए कहता है, क्यों भाई जीनियस, माना कि तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो, पर ऐसी कड़क हवेली तुमने भी आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, है ना? भीतर पहुंचकर वह सबको ब्रीफिंग देना शुरू करता है। देखो बच्चों, ये एक बहुत ही लो डिफिकल्टी मिशन है जिसे कोरिया के एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट कलाकार ने दिया है। इस हवेली से हाल ही में उस आर्टिस्ट की कुछ कीमती पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं। तुम स्टूडेंट्स को अगले 3 दिनों तक हमारी ब्लैक फ्लेम टीम के साथ मिलकर इस हवेली की रखवाली करनी है ताकि छोटे मोटे चोर उचक्के यहाँ आसपास भी न फटक सके। जब हजून अपनी बात समझा रहा था तब छात्र उसकी बातें सुनने के बजाय हॉल की दीवारों पर सजी बेहद खूबसूरत और जादुई पेंटिंग्स को कतई मुंह फाड़े निहार रहे थे। जीवू उन कलाकृतियों को बहुत ध्यान से देखता है और अपनी गहरी नॉलेज झाड़ते हुए कहता है, वाह, इन पेंटिंग्स में जो रंगों का गहरा और संतुलित इस्तेमाल किया गया है वो साफ दिखाता है कि इस आर्टिस्ट की दुनिया को देखने का नजरिया कतई कमाल का है। युआ चाहकर उससे पूछती है, किम जीवू, तुम्हें आर्ट के बारे में इतनी गहरी बातें कैसे पता हैं? जीवू कतई टॉश में आकर मुस्कुराता है और कहता है, अरे सीनियर, बस समझ लीजिए कि इस भाई को दुनिया की बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई दस्ताने पहने एक महिला की आवाज गूंजती है, मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम बच्चों को मेरा काम इतना पसंद आया। वह आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम शार्लोट है। मैं ही तुम्हारी क्लाइंट हूं और हाँ, मैंने ही खास तौर पर लियोजुन को यहां बुलाने की रिक्वेस्ट की थी। वो सारे छात्रों और खासकर लियोजुन की तरफ बहुत ही रहस्यमयी और गहरी नजरों से देखती है। लेकिन भाई, जैसे ही जीवू उस महिला का चेहरा देखता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो मन ही मन चिल्लाता है, अरे साला, ये शार्लेट कोई आर्टिस्ट नहीं बल्कि इस पूरे कांड की असली मास्टरमाइंड और विलेन है। नोवेल की असली कहानी यहाँ स्क्रीन पर साफ होती है कि यह औरत कोई मामूली पेंटर नहीं बल्कि इंसानी खाल में छुपी जॉन गैंग की वही खूंखार कमांडर जॉन बर्ट है जिसने अमेरिका के म्यूजियम में तबाही मचाई थी। वो इस करंट आग की मुख्य विलेन थी जो भेष बदलकर सीधे उनके सामने आ खड़ी हुई थी। उसी शाम कहानी का रुख एक दूसरे गुप्त ठिकाने लॉज की तरफ बदलता है जहां जॉन गैंग के बाकी गुंडे ठहरे हुए थे। वे सब एक डिनर टेबल पर बैठकर कतई जानवरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खा रहे थे और आपस में बहसबाजी कर रहे थे। उनमें से एक गुंडा, जिसका नाम बेकन था, मुंह में खाना भरे हुए सफाई देता है, अरे भाई, मैं अपने सर्विलांस के काम में कतई वफादार रहा हूं। एक जासूस के तौर पर मैंने उस लियोजुन पर 24 घंटे चील जैसी नजर रखी है। जब वो फैंस की भीड़ के बीच घिरा रहता था तब भी मैं चुपके से उसकी हर हरकत नोट करता था। मैंने उसके पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स खंगाल दिए हैं और बॉस को कभी एक भी गलत रिपोर्ट नहीं भेजी। दूसरा गुंडा चिकन चबाते हुए चिल्लाता है, अबे ओए, अगर तू इतना ही बड़ा जासूस है तो ये बता कि साला ये लियोजुन हर बड़े हादसे के बीच में कैसे टपक जाता है। हमें हर हाल में उसे एक बार खुद लड़ते हुए देखना होगा, तभी हम उसकी असली औकात और ग्रोथ का अंदाजा लगा पाएंगे। बेकन अपनी प्लेट को बचाते हुए रोना रोता है, सालो, सारा खाना तुम लोग अकेले ही साफ कर जाओगे क्या? और सुनो, अगर लियोजुन कभी असली खतरे में होता तो मैं खुद बीच में कूदकर उसे बचा लेता, समझे? बाकी टीम वाले बेकन के खाने के गंदे तौर तरीकों का मजाक उड़ाने लगते हैं, अबे तुझे तमीज से चम्मच पकड़ना भी आता है क्या? तभी उनका लीडर टेबल पर हाथ मारकर दहाड़ता है, तुम सब के सब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ।
तो एक गुंडा दबी आवाज में बुदबुदाता है, लो भाई, मुंह बंद रख के खाना कैसे खाया जाता है, ये तकनीक तो सिर्फ बॉस ही बता सकते हैं। तभी एक शातिर शूटर प्लान के समय को कंफर्म करते हुए सवाल उठाता है, वैसे बॉस एक बात बताओ, उस लियो जुन की ताकत को टेस्ट करने के लिए हमें इस हद तक जाने की क्या जरूरत है? हम सीधे जाकर उससे दो दो हाथ क्यों नहीं कर लेते? साला ये भेष बदलने की क्या नौटंकी है?